हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं हूं नितेश शर्मा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं 11th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो कि फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए या स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए या फिर ईपीएफओ के लिए और आपको वर्ल्ड क्लास बेस्ट नोट्स चाहिए जिसमें कि आपका पूरा सिलेबस कवर कराया गया हो, आपको सिलेक्शन वाला मटेरियल चाहिए तो ज्वाइन कीजिए हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कॉल कीजिए इन नंबर्स पे। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो कि है @study for civil services, वो भी जरूर ज्वाइन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं, बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलता है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 जो कि है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, कि हमारे पास ओशंस और कॉन्टिनेंट्स जो अर्थ पे हैं वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। एज यू ऑल नो कि जो हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास वो कवर करते हैं आपका 29% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो आपका रिमाइंडर है वो आपका अंडर ओशनिक एरियाज है, यानी कि 71% जो अर्थ का सरफेस है वो आपका ओशंस है और 29% आपका कॉन्टिनेंट्स है। अब ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है और जो आज हमारी प्रेजेंट पोजीशन है हमारे कॉन्टिनेंट्स की और ओशंस की वो कैसे है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं और वो पहले कैसे थी और अब कैसे है और पहले से अब ऐसे कैसे बन गई है, ड्रिफ्ट हुए हैं, क्या हुआ है, अलग अलग हुए हैं, वो सब आज हम पढ़ेंगे। ये सब हम समझ पाएंगे रीजंस के बेसिस पे जो हमारे साइंटिस्ट ने हमारे पास थ्योरीज दी हैं, एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं इनके सपोर्ट करने के लिए कि हमारे पास कॉन्टिनेंट्स और ओशंस हमारे पास कैसे बने। तो इस चैप्टर में वो सारी चीजें हैं और वो सारी थ्योरीज और एविडेंसेस हम सब पढ़ने वाले हैं। चलिए, जो हमारे पास सबसे पहली थ्योरी है वो है हमारे पास कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये हमारे पास इस चैप्टर की पहली थ्योरी है, इसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंट्स हमारे जो हम जहां हम रहते हैं, जो हमारे पास लैंड मास है वो कॉन्टिनेंट्स है, और ड्रिफ्ट का मतलब है कि कॉन्टिनेंट्स हमारे पास ड्रिफ्ट हुए हैं, यानी कि वो अलग अलग चले हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बार एक मैप दिखा, यहाँ पे क्या बताया गया है कि ऑब्जर्व द शेप ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन, कि जो आपकी अटलांटिक ओशन की कोस्ट लाइन है आप उसे ऑब्जर्व कीजिए। यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द सिमेट्री ऑफ द कोस्ट लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द ओशन। नो वन, यहाँ पे कहा गया है कि आप एक बार अटलांटिक ओशन है जो आपकी, उसकी कोस्ट लाइन को आप क्या कीजिए, देखिए, और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि उस कोस्ट लाइन में आपको बहुत सिमेट्री मिलेगी ऑन आइदर साइड ऑफ द ओशन, की वो कभी पहले जुड़े हुए थे। चलिए मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये मैप देख पा रहे हैं तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास अटलांटिक ओशन है आपका, और ये देखिए अफ्रीका की सिमेट्री देखिए आप, ये अफ्रीका और अगर हम साउथ अमेरिका इसको और हम अफ्रीका को अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ से इस पोर्शन से देखिए ये और ये वाला जो पोर्शन है आपका बिल्कुल फिट होता है। फिर आपका यहाँ देखिए, अगर आपका ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है और ये साउथ अमेरिका का ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये मतलब ऑलमोस्ट फिट होते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है आपका अफ्रीका का, ये वाला जो कोस्ट लाइन है, और आपकी ये जो साउथ अमेरिका की आपको कोस्ट लाइन दिख रही है, ये भी एक्चुअली में आपको फिट हो जाएंगे। तो यही कहा है वहां पे बुक में कि अगर आप अटलांटिक ओशन के जो कोस्ट लाइन है उन्हें आप देखते हैं तो वो आपको सिमेट्री मिलती है। तो ये वाली कोस्ट लाइन और आपकी ये वाली कोस्ट लाइन क्या बनाती है, इसको और इसको अगर आप यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं तो आपकी ये सिमेट्री बनाती है। हमने फिगर देखी। चलिए अब आगे चलते हैं। No wonder many scientists thought of the similarity and considered the possibility of the two Americas, Europe and Africa, to be once joined together. तो उन्होंने कहा साइंटिस्ट ने सोचा, जब उनको सिमेट्री दिखी तो साइंटिस्ट ने कहा कि जो आपका यूरोप है, अफ्रीका है और जो आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, उन्होंने कहा ये पहले टाइम में कभी साथ में जुड़े हुए होंगे और फिर ये अलग हो गए होंगे, तभी इनकी जो आपकी कोस्ट लाइन्स है उनमें आपको सिमेट्री दिखती है। ये देखिए इस फिगर में देखिए, अगर हम इन चारों कॉन्टिनेंट्स को, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका देन आपका यूएसए है यानी कि नॉर्थ अमेरिका है, और ये आपका यूरोप है, अगर हम इन चारों को जोड़ के देखते हैं ना तो आपको देखो यहाँ पे ये चारों, ऐसा लगता है कि साइंटिस्ट ने सोचा कि ये चारों में इतनी सिमेट्री है कोस्ट लाइंस में कि अगर हम चारों को एक साथ लाएंगे तो ये चारों कभी एक होंगे, तो ये चारों कभी एक कॉन्टिनेंट होंगे, उसके बाद ये अलग अलग होंगे, ऐसा साइंटिस्ट ने सोचा। एब्राहम ऑटिलियस, ये थे हमारे पास एक साइंटिस्ट थे एब्राहम ऑटिलियस, एक डच मैप मेकर थे जिन्होंने की फर्स्ट प्रपोज्ड सच अ पॉसिबिलिटी एज अर्ली एज 1596 में। इन्होंने 1596 में ही बोल दिया था कि ये जो पहले आपके लैंड मासेस हैं ये आपके एक होंगे। फिर उसके बाद एंटिनो पेलिग्रिनी ड्रू अ मैप शोइंग 3 कॉन्टिनेंट्स टुगेदर। मैंने जो आपको कॉन्टिनेंट्स एक साथ दिखाए हैं वो मैप किसका है, वो मैप एंटिनियो पेलिग्रिनी का है। उसके बाद फिर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट वाज एल्फ्रेड वेगनर, अ जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट। एल्फ्रेड वेगनर आपके जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट थे, वो पुट फोर्थ अ कॉम्प्रिहेंसिव आर्गुमेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये एल्फ्रेड वेगनर थे, इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। फिर उसके बाद
ये एल्फ्रेड वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी आपकी 1912 में। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा, यही आपका बेसिस बनाती है पूरे चैप्टर का। दिस वाज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के रिगार्डिंग थी। एल्फ्रेड वैगनर क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास एंड मेगा ओशन सराउंडेड द सेम, कि जितने भी आज हम कॉन्टिनेंट्स देखते हैं अपनी अर्थ पे वो पहले सब एक थे और उनका एक सिंगल कॉन्टिनेंट मास था और एक मेगा, और जितने आज हमारे पास ओशंस हैं वो सब पहले ओशन एक ही ओशन था, उसको मेगा ओशन कहा गया है। जो हमारे पास यहाँ पे सुपर कॉन्टिनेंट है उसको एक जो कॉन्टिनेंट कहा गया है उसको सुपर कॉन्टिनेंट को पेंजिया नेम कहा गया है, पेंजिया बोल लो या फिर आप इसे पेंगिया बोल लो, विच मीन्ट ऑल अर्थ, सारे कॉन्टिनेंट एक थे तो उसको पेंगिया कहा गया है। एंड जो मेगा ओशन था आपका बहुत बड़ा ओशन था उसको आपको पेंथालासा कहा गया है। ये जो पेंजिया है दिस वाज सराउंडेड बाय अ मेगा ओशन कॉल्ड पेंथालासा। पेंथालासा का मतलब होता है मीनिंग ऑल वाटर। ही आर्ग्यूड, उन्होंने कहा कि अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो, कि 200 मिलियन ईयर्स साल पहले द सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया बिगिन टू स्प्लिट, कि जो पेंजिया है ये टूटना स्टार्ट हुआ। एंड पेंजिया फर्स्ट ब्रोक इनटू टू लार्ज कॉन्टिनेंटल मासेस एज लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, और जो ये पेंजिया है दो लार्ज कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस में आपका ब्रेक हो गया, गोंडवाना लैंड एंड लॉरेशिया, और फॉर्मिंग द नॉर्थ एंड सदर्न कंपोनेंट्स। और जो आपका लॉरेशिया था वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, नॉर्थ कंपोनेंट बन गया उसका, और जो आपका गोंडवाना लैंड था वो आपका सदर्न कंपोनेंट बन गया। सब्सिक्वेंटली लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड कंटिन्यू टू ब्रेक इनटू वेरियस स्मॉलर कॉन्टिनेंट दैट एग्जिस्ट टुडे, और उसके बाद जो ये लॉरेशिया नदर्न कंपोनेंट और गोंडवाना लैंड आपका सदर्न कंपोनेंट, ये भी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में टूटते गए, और जो आज हम पिक्चर देखते हैं वो इसी की है। चलिए मैं आपको फिगर के थ्रू भी समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स इस वाली फिगर में आप देखिए, मैं आपको बताता हूं कि वैगनर ने क्या कहा। वैगनर ने कहा हमें कि एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट होगा, सुपर कॉन्टिनेंट होगा, जिसमें कि सारे लैंड मासेस अटैच होंगे और कोई लैंड मास अलग अलग नहीं होगा। तो जो आज हम सारे कॉन्टिनेंट्स देख पा रहे हैं वो पहले एक ही सुपर लैंड मास था, एक ही क्या था, सुपर अर्थ थी, जिसको हम बोलते थे पेंजिया। ये देखिए इसकी लोकेशन, ये ऐसे लोकेटेड था, पेंजिया इसको हम बोलते थे। उसके बाद वैगनर ने कहा, जब कह रहा थोड़े टाइम बाद वो जो पेंजिया था वो दो लैंड मासेस में ब्रेक हो गया आपका। एक तो हो गया आपका लॉरेशिया, दूसरा हो गया आपका गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड आपका सदर्न कंपोनेंट था, है ना। यहां देखिए ये आपका इक्वेटर है, नदर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या दिख रहा है, लॉरेशिया, तो लॉरेशिया आपका नदर्न कंपोनेंट हो गया, गोंडवाना लैंड आपका सदर्न कंपोनेंट हो गया। और ये आपके कौन से पीरियड में हुए, जब आपका पेंजिया था तो क्या था, आपका परमियन पीरियड था 225 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद जब ये ब्रेक होना स्टार्ट हुआ पेंजिया हमारे पास, तो ट्रायसिक पीरियड आ गया 200 मिलियन ईयर अगो। उसके बाद देखते हैं ये जो हमारे पास लॉरेशिया है और गोंडवाना लैंड है, फिर ये भी फर्दर ब्रेक होते गए अकॉर्डिंग टू टाइम। यहां देखिए ये 150 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, ये देखिए जो आपका लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड था ये भी आपके ब्रेक होने लगे। ये लॉरेशिया इस पार्ट में ब्रेक हो गया, इस पार्ट में ब्रेक हो गया, और जो आपका सदर्न कंपोनेंट है गोंडवाना लैंड वो ये इसमें ब्रेक हो गया, इसमें ब्रेक हो गया और इन सब पार्ट्स में ब्रेक हो गया। अगर आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे हैं ये आपको साउथ अमेरिका की तरह लगता है, ये आपका जो कंपोनेंट है वो आपका अफ्रीका की तरह लगता है, ये अंटार्कटिका है आपका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, और ये वाला आपका क्या है, ये इंडिया है। ऊपर का देखिए आपका यूरोप रशिया वगैरह है, और ये क्या है आपका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका की तरह है। फिर उसके बाद हम चलते हैं क्रिटेशियस पीरियड में। जब क्रिटेशियस पीरियड हुआ 65 मिलियन ईयर्स अगो, तो इन कॉन्टिनेंट्स की जो पोजीशन है वो कुछ ऐसी थी, ये और ड्रिफ्ट कर गए और थोड़ा दूर चले गए एक दूसरे से। और जो अब हम प्रेजेंट डे की पोजीशन देखते हैं वो तो सब आपको पता ही है। ये प्रेजेंट डे की पोजीशन हमारी क्या है, ये हमारी पास प्रेजेंट डे की पोजीशन है। ये आपका अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे आपका पैसिफिक है, ये आपका पैसिफिक ओशन है, ये इंडिया है, यहाँ इंडियन ओशन है, ये अंटार्कटिका, अफ्रीका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स आप देख पा रहे हैं। तो वैगनर का यही कहना था फ्रेंड्स। वैगनर ने कहा कि हमारे पास बहुत टाइम पहले 225 मिलियन या 200 मिलियन ईयर्स अगो एक हमारे पास सुपर कॉन्टिनेंट था, यानी कि जितने भी आज हमारे कॉन्टिनेंट है वो सब अटैच थे, एक ही लैंड मास था जिसको हम पेंजिया बोलते हैं, और वो पेंजिया एक सुपर ओशन से सराउंडेड था जो पेंथालासा था। कुछ टाइम बाद वो पेंजिया हमारा ब्रेक होना स्टार्ट हुआ और लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। लॉरेशिया आपका नदर्न कॉम्पोनेंट था यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में था, गोंडवाना लैंड जो आपका था वो सदर्न कॉम्पोनेंट यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में था। वो भी कुछ टाइम बाद जो कॉन्टिनेंट से हमारे फिर ड्रिफ्ट करने लगे और आगे ब्रेक होने लगे और एक दूसरे से दूर दूर जाने लगे। ऐसे ही हमारे पास लॉरेशिया ब्रेक हुआ कुछ कॉन्टिनेंट्स में, गोंडवाना लैंड ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंट्स में कुछ ब्रेक हुआ, और वो कॉन्टिनेंट्स क्या हुआ, ड्रिफ्ट होने लगे। और टाइम टू टाइम, टाइम के साथ साथ ड्रिफ्ट होते होते जो आज की प्रेजेंट पोजीशन है वो आप देख ही रहे हैं इन कॉन्टिनेंट्स की। ये कहना था आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बाय एल्फ्रेड वैगनर।
उसके बाद एल्फ्रेड वैगनर ने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंसेस भी दिए। तो चलिए वो एविडेंसेस भी देख लेते हैं वन बाय वन। पहला जो एविडेंस था उन्होंने क्या दिया, द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स जिगसॉ फिट। ये क्या है जिगसॉ फिट, हम देखेंगे अभी फिगर में भी देखेंगे। जो शोर लाइंस थी हमारे पास अफ्रीका की एंड साउथ अमेरिका की फेसिंग ईच अदर हैव अ रिमार्केबल अनमिस्टेकेबल मैच। वैगनर ने कहा कि जो आपका साउथ अमेरिका है और आपका अफ्रीका है उनकी अगर हम कोस्ट लाइंस को मैच करें तो वो बहुत अच्छे से मैच होती हैं। तो इसका मतलब है कि ये पहले जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक थे। चलिए फिगर भी देख लेते हैं इसकी। यहां देखिए फ्रेंड्स, इस फिगर में आपको जिगसॉ फिट दिखेगा। वैगनर ने कहा ये आपका है अफ्रीका, ये आपका है साउथ अमेरिका। वैगनर ने कहा कि जब हम इन दोनों लैंड मासेस को मैच कराते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये आपको ब्लैक वाला सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे इनकी जो कोस्ट लाइन है वो मैच कर रही है। कोस्ट लाइन क्या प्रॉपर मैच कर रही है। तो वैगनर का यही एविडेंस था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कि ये मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पहले कॉन्टिनेंट्स एक होंगे। इसको बोलते हैं हम जिगसॉ फिट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स हम इसको बोलते हैं जिगसॉ फिट। और जो ये मैच था वैगनर ने, उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने इस मैच को, जो पहले वैगनर ने तो कोस्ट लाइन देखी थी, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने दिस मैच वाज ट्राइड एट 1000 फैथम लाइन, यानी कि कुछ डेप्थ में देखा गया। कितनी डेप्थ थी उसकी, ओशन में डेप्थ में देखा गया क्या इनकी कॉन्टिनेंट्स की शोरलाइन मिलती है, और वहां भी इनकी शोरलाइन मैच हुई। तो उसके बाद सेकंड जो एविडेंस हमारा वैगनर ने दिया वो था रॉक्स ऑफ सेम एजेस अक्रॉस द ओशंस। वैगनर ने कहा कि हमारे पास अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में कुछ रॉक्स हैं, शोरलाइंस पे उनकी कुछ रॉक्स हैं जो कि सेम एज के हैं। और ये रॉक्स की एज पता लगाने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया, रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड। ये कार्बन 14 मेथड होता है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड। इससे हम रॉक्स की और कार्बन की एज पता लग सकते हैं। और देखते हैं कि रॉक्स वैगनर को कहां कहां पे सेम मिले। वैगनर ने कहा कि जो बेल्ट है हमारे पास एंशिएंट रॉक्स ऑफ 2000 मिलियन ईयर्स अगो, जो 2000 मिलियन ईयर्स अगो की जो बेल्ट है रॉक्स की एज क्या है, 2000 मिलियन ईयर्स रॉक की एज है। वो कहां से मिले हैं हमारे पास, वो हमारे पास ब्राजील कोस्ट में मिले हैं, और वो मैच करते हैं विद दोज फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका। यानी कि ब्राजील कोस्ट आपका साउथ अमेरिका में है, बीच में आपका एटलांटिक ओशन पड़ता है, उसके बाद आपका अफ्रीका पड़ता है। तो जो ब्राजील में यानी कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हमें ब्राजील में रॉक्स मिले हैं, वो किन रॉक से मैच कर रहे हैं, जो हमारे पास वेस्टर्न अफ्रीका में हैं। तो ये भी कहा वैगनर ने कि अगर ये रॉक्स मैच करते हैं तो ये लैंड मासेस कभी ना कभी कुछ टाइम पहले एक होंगे, इसलिए ये रॉक्स मैच करते हैं। द अर्लीस्ट मैराइन डिपॉजिट्स अलोंग द कोस्टलाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका आर ऑफ जुरासिक एज। वैगनर ने यह भी कहा कि जो मैराइन डिपॉजिट्स हैं, आपके ओशन में जो डिपॉजिट्स हैं अलोंग द कोस्टलाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, वो जुरासिक एज के हैं। जुरासिक एज आपकी रेप्टाइल्स की एज थी, और ये डायनासोर्स से आप याद रखते हो, जुरासिक एक मूवी भी आई थी, और ये जुरासिक एज क्या थी, आपकी डायनासोर्स की एज थी। तो उस एज में आपका अमेरिका और अफ्रीका आपका एक लैंड मास होंगे, इसी वजह से आपके जो मैराइन डिपॉजिट्स मिले हैं वो भी सेम मिले हैं। अब थर्ड एविडेंस देखते हैं वैगनर ने थर्ड एविडेंस क्या दिया। थर्ड एविडेंस उसने दिया टिलाइट। ये टिलाइट आपके क्या होते हैं, टिलाइट आपके सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर्स। ये ग्लेशियर आपको कोल्ड रीजन में मिलते हैं, तो टिलाइट भी आपको कोल्ड रीजन में मिलेंगे। और जब हमारा ग्लेशियर मूव करता है यानी कि इरोजन करता है, तो आपके टिलाइट आपके रॉक्स मिलते हैं, और ये क्या होते हैं, आपके सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। जो आपका गोंडवाना सिस्टम है ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। हम कहते हैं कि जो हमारे पास, हमने जब देखा था पेंजिया 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ था, एक तो गोंडवाना लैंड में हुआ था और एक वो आपका हुआ था नदर्न जो पार्ट था वो लॉरेशिया। तो इंडिया जो था मैंने आपको बताया था वो गोंडवाना लैंड के साथ था। इंडिया आपका एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका ये आपके गोंडवाना लैंड में थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारे पास टिलाइट मिले हैं आपको, ये इंडिया में भी मिले हैं और 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर में भी मिले हैं। यानी कि जो गोंडवाना सिस्टम के जो सेडिमेंट्स हैं वो आपको इंडिया में भी मिलते हैं और 6 डिफरेंट कॉन्टिनेंट 6 डिफरेंट लैंड मासेस में भी मिलते हैं। चलिए लैंड मासेस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये देखिए लैंड मासेस कौन कौन से हैं। सक्सेशंस आर फाउंड इन अफ्रीका है, फॉकलैंड आइलैंड है, मेडागास्कर है, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया है। ये सारे आपके सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं, और ये कभी गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करते थे। इंडिया भी गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और ये फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया ये भी कभी गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। तो इसने कहा है, वैगनर ने कहा है कि जो आपके टिलाइट मिले हैं, कभी वहां पे जो गोंडवाना लैंड था, पहले जब हमारे पास ये लैंड मास एक था, गोंडवाना लैंड वाला था, इंडिया भी इन सबके आसपास था, ज्वाइन थे ये, तो वहां पे कभी आइस एज हुई होगी, आइस एज हुई होगी तो ग्लेशियर्स होंगे, और ग्लेशियर्स की इरोजन की वजह से टिलाइट बने होंगे। तो यहाँ पे वैगनर कहना चाहता है कि ये जो टिलाइट हैं ये भी प्रूव करते हैं आपको इंडिया में मिले और 6 डिफरेंट लैंड मासेस में मिले हैं। ये भी प्रूव करते हैं कि पहले हमारे पास जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक थे, उसके बाद वो ड्रिफ्ट हुए हैं, तब ये कॉन्टिनेंट्स अलग अलग जगह, तब ये हमारे पास जो टिलाइट्स हैं और रॉक्स हैं ये अलग अलग जगह पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट एविडेंस जो वैगनर ने दिया वो दिया आपका प्लेसर डिपॉजिट्स का। उसने कहा ये देखिए आपके प्लेसर डिपॉजिट्स,
द अकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन द घाना कोस्ट, घाना आपका अफ्रीका में पड़ता है, एंड द एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ द सोर्स रॉक इन दिस रीजन इज एन अमेजिंग फैक्ट। वैगनर कहता है आपका कि जो आपके रिच प्लेसर डिपॉजिट्स मिले हैं गोल्ड के, वो आपको कहाँ मिले, घाना कोस्ट में मिले हैं, आपके अटलांटिक ओशन की दूसरी साइड में मिले, यानी कि अफ्रीका में मिले हैं, और वहां पे रॉक नहीं है। जिन रॉक से आपको गोल्ड मिलता है वो रॉक्स आपको नहीं मिले, खाली प्लेसर डिपॉजिट मिला है, बस बहुत सारा गोल्ड मिला है घाना में आपको। ऐसा कैसे हो सकता है? और वही जो गोल्ड वियरिंग वेन्स हैं, वही जो गोल्ड वाले रॉक्स हैं, वो आपको कहाँ मिले हैं? वो आपको ब्राजील में मिले, यानी कि अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके आप साउथ अमेरिका में आएंगे तो वहां आपको ब्राजील है, वहां आपको वो रॉक्स मिले गोल्ड वाले, जो गोल्ड आपको घाना में मिला है। एंड इट इज ऑब्वियस दैट गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ द घाना आर ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेटू। और वैगनर कहता है जो गोल्ड डिपॉजिट्स है, जो गोल्ड मिलता है आपको घाना में, वो कहां से ड्राइव हुआ है? वो ब्राजील प्लेटू से ड्राइव हुआ है, ब्राजील में जो आपके रॉक्स हैं वहां से मिला है। और इसलिए व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड, जब हमारे पास ये दो कॉन्टिनेंट्स अफ्रीका और साउथ अमेरिका साथ में थे, तो वहां पे क्या हुआ है, जो ब्राजील के रॉक्स थे आपके, उनसे जो गोल्ड निकला है वो घाना में चला गया था, और जब ये कॉन्टिनेंट्स आपके ड्रिफ्ट हुए हैं तो वो गोल्ड आपको घाना में मिला है, और जो सोर्स वाले रॉक्स थे आपके गोल्ड के वो आपको ब्राजील में मिले हैं। लास्ट जो आपका वैगनर ने आपको एविडेंस दिया वो कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसल्स। फॉसल्स आपके क्या होते हैं? आपके प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं आपके फॉसल्स। इन्होंने कहा कि व्हेन आइडेंटिकल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एडेप्टेड टू लिविंग ऑन लैंड और इन फ्रेश वाटर आर फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ मैरीन बैरियर्स। इन्होंने कहा कि जो हमारे पास आइडेंटिकल स्पीशीज प्लांट और एनिमल्स की वो एडेप्टेड है टू लिविंग ऑन, वो कहाँ रहती हैं? आपकी लैंड पे रहती हैं, आपके फ्रेश वाटर में रहती हैं, बट वो आपको अब कहाँ मिल रही हैं? आपको मिल रही हैं आपके मैराइन बैरियर्स पे, मैराइन रीजन में मिल रही है, सॉल्टी वाटर में मिल रही है। ठीक है, तो यहां पे देखिए कहता है कि द ऑब्जर्वेशन दैट लेम्यूर्स अकर इन इंडिया, ये आपका लेम्यूर्स एक स्पीशीज होती है एनिमल्स की, वो इंडिया में अकर करते हैं, मेडागास्कर में मिलते हैं, अफ्रीका में मिलते हैं। लेट सम टू कंसिडर अ कंटिग्यूअस लैंडमास लेमुरिया लिंकिंग थ्री लैंड मासेस। अगर हम मेडागास्कर, इंडिया और अफ्रीका को एक कर देते हैं तो उस लैंड मास को इन्होंने वैगनर ने बोला कि वो लेमुरिया बन जाएगा। पहले ये लैंड मासेस एक थे तो वहां पे लेमूर्स मिलते थे, आज भी अगर जब ये लैंड मासेस ड्रिफ्ट कर गए हैं तो आज भी वहां लेमूर्स मिलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे एक और चीज इनको रेप्टाइल मिला है, मीसोसॉरस। एक स्मॉल रेप्टाइल है एडेप्टेड टू शैलो ब्रैकिश वाटर्स, और ये भी आपको डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में मिलता है ड्रिफ्ट होने के बाद। द स्केलेटन्स ऑफ दीज आर फाउंड ओनली इन 2 लोकेलिटीज। ये मीसोसॉरस जो है आपका रेप्टाइल है, ये आपका एक्सटिंक्ट हो चुका है, बट इसके जो स्केलेटन्स हैं वो आपको 2 लोकेलिटीज में मिले हैं खाली, साउथ केप प्रोविंस ऑफ द साउथ अफ्रीका, एक तो साउथ अफ्रीका में मिला है, एंड इरावर फॉर्मेशन ऑफ द ब्राजील। यानी कि फिर अफ्रीका और आपका साउथ अमेरिका में मीसोसॉरस के आपके क्या मिले हैं? स्केलेटन्स मिले हैं। पहले जब ये लैंड मासेस एक होंगे तो वहां पे मीसोसॉरस होगा, उसके बाद जब ये मर गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो इनके स्केलेटन वहां रह गए हैं, और जब ये लैंड मासेस अलग अलग हो गए हैं तो आज इसके स्केलेटन अफ्रीका में भी मिले हैं और साउथ अमेरिका में भी मिले हैं। तो ये सारे वैगनर ने एविडेंसेस दिए थे। आई होप कि आपको ये सारे एविडेंसेस और ये थ्योरी समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अब हम पढ़ेंगे कि वैगनर ने हमारे पास ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए हैं, यहाँ पे देखिए फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, कॉन्टिनेंट्स हमारे ड्रिफ्ट हुए हैं, बट उनके पीछे कौन सी फोर्स थी जिसने उन कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट कराया है? तो वैगनर ने यहाँ पे हमारे पास 2 फोर्सेस सजेस्ट किए हैं। पहली फोर्स जो है हमारे पास पोल फ्लीइंग फोर्स है। पहली फोर्स कौन सी है फ्रेंड्स? पोल फ्लीइंग फोर्स। दूसरी फोर्स बताया वैगनर ने टाइडल फोर्स की, इन दोनों फोर्स की वजह से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करें। तो पहले हम पोल फ्लीइंग फोर्स पढ़ लेते हैं। पोलर फ्लीइंग फोर्स रिलेट्स टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये आपकी रोटेशन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड है। यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अर्थ हमारा कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका जो बल्ज है एट द इक्वेटर एंड दिस बल्ज इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये भी हम सब मानते हैं। तो वैगनर ने हमारे पास कहा कि पेंजिया जो ओरिजिनेट हुआ था वो साउथ पोल के पास ओरिजिनेट हुआ था, जो पेंजिया था वो साउथ पोल के पास है, ऐसा माना जाता है। और पोल फ्लीइंग फोर्स का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो ये हमारे पेंजिया है इट इज फ्लीइंग अवे फ्रॉम साउथ पोल, कि पोल फ्लीइंग फोर्स क्या है? ये पेंजिया को साउथ पोल से दूर ले जा रहा है, मतलब इट इज फ्लीइंग अवे फ्रॉम साउथ पोल। एंड अर्थ की जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसने पेंजिया को ब्रेक किया है कॉन्टिनेंट्स में, और वो कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट कराया है उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने इक्वेटर की तरफ, इसको बोलते हैं पोल फ्लीइंग फोर्स। दूसरी है हमारे पास टाइडल फोर्स। ये टाइडल फोर्स क्या होती है वो भी देख लेते हैं हम। द टाइडल फोर्स इज द ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून एंड द सन, ये मून और सन की अट्रैक्शन की वजह से हमारे जो ओशनिक वाटर्स में क्या होता है? टाइड्स डेवलप होती हैं। एंड वैगनर बिलीव दैट दीज फोर्सेज वुड बिकम इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड ओवर मैनी मिलियन ईयर्स। और वैगनर ने कहा कि टाइडल फोर्स और पोल फ्लीइंग फोर्स की वजह से हमारे पास कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करें, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये फोर्स अपना काम मिलियन ऑफ ईयर से कर रही है, तब ये कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट करा पाएंगी। पर जो फ्रेंड्स और साइंटिस्ट का कहना है
उनका ये कहना है कि ये जो दो फोर्सेज है, हाउएवर मोस्ट ऑफ स्कॉलर्स कंसिडर दैट दीज फोर्सेज टू बी टोटली इनएडिक्वेट। और साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो दो फोर्स है हमारे पास, पोल फ्लिंग फोर्स है और जो टाइडल फोर्स है, ये इतनी स्ट्रांग है नहीं कि कॉन्टिनेंट्स को मूव करा दें। तो इस वजह से इन्होंने इस थ्योरी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। जो वैगनर ने फोर्सेज बताई कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट के पीछे, वो फोर्सेज को साइंटिस्ट ने टोटली क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास कुछ पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज होती हैं। यहाँ पे इन्होंने नोट किया, यानी कि जो वैगनर ने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दी थी, उसके बाद कुछ स्टडीज होती हैं, उसमें कहा कि that for continental drift most of the evidences was collected from the continental area in the form of distribution of flora and fauna और deposits like tillite। साइंटिस्ट ने कहा कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं वो सिर्फ कॉन्टिनेंटल एरिया से हुए हैं, लैंड से हुए हैं, ओशन से कोई भी उसका एविडेंस कलेक्ट नहीं किया गया, लैंड से हुए हैं, बस फ्लोरा फाउना देखिए लैंड की, या फिर कुछ मिनरल्स देखें जैसे कि टिलाइट। नंबर ऑफ डिस्कवरीज ड्यूरिंग द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो ये आपकी जो थ्योरी आई थी, ये एविडेंसेस और ये जो आपकी फोर्स दी है वैगनर ने, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे दी थी। उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पोस्ट वॉर स्टडीज हुई हैं, उसमें इन्होंने क्या कहा है, नई इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ऐड हुई है आपकी जियोलॉजिकल लिटरेचर में, और पर्टिकुलरली द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द ओशन फ्लोर। उसके बाद इन्होंने ओशन की स्टडी की है, और जो इंफॉर्मेशन आपको ओशन फ्लोर की मैपिंग से मिली है, प्रोवाइडेड द न्यू डायमेंशन फॉर द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। जब इन्होंने पहले जो एविडेंसेस थे वो लैंड से कलेक्ट किए थे, अब इन्होंने पोस्ट वॉर पीरियड के बाद इन्होंने क्या किया है, ओशन की मैपिंग की है, ओशन को स्टडी किया है, ओशन के फ्लोर को स्टडी किया है, वहां इनको बहुत सारी नई नई चीजें मिली, उससे इनको बहुत सारी चीजें समझ में आया अबाउट स्टडी अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। वो भी देख लेते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे एक और नई थ्योरी जो कि है कन्वेंशनल करंट थ्योरी। ये कन्वेंशनल करंट थ्योरी क्या है फ्रेंड, देखिए हम आपको समझाएंगे फिगर के थ्रू भी और वैसे भी। कन्वेंशनल करंट थ्योरी आपकी आर्थर होम्स ने दी थी इन 1930s। किसने दी थी, आर्थर होम्स ने 1930s। और ये इसने डिस्कस किया था द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शन करंट्स ऑपरेटिंग इन द मेंटल पोर्शन। अब मेंटल पोर्शन कहाँ है हमारे पास, अर्थ की जो दूसरी लेयर है वो हमारे पास मेंटल होती है, और उस मेंटल पोर्शन में ही आपकी जो अपर मेंटल पोर्शन होता है उसका थोड़े से नीचे ही आपका एस्थेनोस्फेयर होता है। एस्थेनोस्फेयर में आपका मैग्मा होता है फ्रेंड्स, और उस मैग्मा में क्या होता है, वो मैग्मा मोबाइल पोर्शन होता है, मूव करता रहता है। तो उसी मैग्मा में आपके क्या बनते हैं, कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। इन्होंने कहा कि दीज करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेस इन द मेंटल पोर्शन। और हमारे अर्थ में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपके पाए जाते हैं, यूरेनियम है, थोरियम है, और बहुत सारे ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उसकी वजह से ये करंट्स जनरेट होते हैं। जो करंट्स यहाँ पे कन्वेक्शन करंट से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से जनरेट होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, थर्मल डिफरेंसेस होते हैं, टेंपरेचर में डिफरेंसेस पाया जाता है मेंटल के पोर्शन में। होम्स आर्ग्यूड दैट देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ सच करंट्स इन एंटायर मेंटल पोर्शन। होम ने कहा कि इस पूरी की पूरी मेंटल पोर्शन में ये कन्वेक्शन करंट्स आपको मिलते हैं। दिस वाज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू इशू ऑफ द फोर्स। होम्स ने, क्योंकि ये फोर्स आपकी जो ड्रिफ्ट पोल फ्रिंग फोर्स थी और टाइडल फोर्स थी जो दी थी कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट के पीछे आपकी वैगनर ने, वो फोर्स आपकी रिजेक्ट हो चुकी थी, तो होम्स ने एक नई फोर्स दी है। ये आपको कहा कि जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं वो इस कन्वेक्शन करंट्स की वजह से कर रहे हैं, जो कि आपके मेंटल में पाए जाते हैं, और उसकी वजह से आपके कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ विच इस जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, इसके बेसिस पे कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट डिस्कार्डेड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जब ये आर्थर होम्स ने हमारे पास कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दी, तो इस थ्योरी के बेसिस पे जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे हमारे पास, उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, और उन्होंने बिल्कुल जो दो फोर्सेस दी थी कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्टिंग के पीछे वैगनर ने, पोल फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स, उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया गया। ये देखिए इस फिगर के थ्रू समझते हैं हम कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी हमारे पास क्या है। क्या ये आपको यहाँ पे इनर कोर दिख रही है आपकी, ये आपकी आउटर कोर है यहाँ पे, और ये जो आपको पूरा येलो पोर्शन या ऑरेंज पोर्शन दिख रहा है ये आपका मेंटल है, और ये जो आपका ये यहाँ पे ये जो ग्रे पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, आपका लिथोस्फेयर है, और जो आपकी प्लेट्स बनी होती है वो लिथोस्फेयर से बनी होती हैं। तो ये क्या होता है, ये मेंटल में क्या है आपका, आर्थर होम्स ने कहा कि कन्वेक्शन करंट आपके मेंटल में मिलते हैं। फिर उसने कहा कि ये जो करंट्स हैं वो जनरेट होते हैं ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेस इन द मेंटल। और इस फिगर में आपको ऑरेंज पोर्शन में जो आपको सर्कुलर जो एरो वाइज आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे जैसे एरो ऐसे घूम रही हैं, ये क्या है आपका, ये पूरा जो कंप्लीट सर्कल है आपका एरोज का, ये होते हैं आपके कन्वेक्शन करंट। इधर वाले में देखिए ये आपकी एरोज कैसे घूम रही हैं इधर, और जो आपके मेंटल है इसमें जो एस्थेनोस्फेयर है ये आपका वीक पोर्शन होता है। क्या होता है यहाँ पे, मोल्टन मैग्मा होता है। मोल्टन मैग्मा होने की वजह से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसकी वजह से टेम्परेचर थर्मल डिफरेंसेस आते हैं, और थर्मल डिफरेंसेस की वजह से कन्वेक्शन करंट्स आपके जनरेट होते हैं। जब आपके कन्वेक्शन करंट्स आपके जनरेट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपके ऐसे ऐसे घूमने लगता है, ये कन्वेक्शन करंट्स बन जाते हैं और ये सर्कुलर मोशन में घूमते हैं। यहाँ देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, इस वाले जो कन्वेक्शन करंट की डायरेक्शन है वो इधर है, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब यहाँ से आपका कोई रिज है, ये देखिए जब यहाँ से आपका मैग्मा बाहर निकलता है और आपकी जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, तो
तो लिथोस्फेरिक प्लेट किसकी हिसाब से मूव करती हैं, इन्हीं कन्वेक्शन करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये लिथोस्फेरिक प्लेट मूव कर रही है। अगर यहाँ पे जो कन्वेक्शन करंट है आपका इस वाले पोर्शन में ये इधर है, तो ये लिथोस्फेयर प्लेट भी आपकी इधर ही मूव कर रही है। और यहाँ देखिए ऐसे ही अपोजिट में है, ये अगर कन्वेक्शन करंट इस डायरेक्शन में है तो लिथोस्फेयर प्लेट भी आपको इस डायरेक्शन में मूव करती हुई दिख रही है। उससे क्या होता है कि यहाँ से फिर ये जो कन्वेक्शन करंट डाइवर्ज होता है ना यहाँ से, तो ये लिथोस्फेरिक प्लेट भी यहाँ से डाइवर्ज होती है और इसकी वजह से डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बनती हैं। और इसकी वजह से जो आपका एक कॉन्टिनेंट्स है, आपका लिथोस्फेरिक प्लेट है, वो आपकी मूव करती है यानी कन्वेक्शन करंट की वजह से। तो ड्रिफ्ट के, कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्ट के पीछे आपको ये जो कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी आर्थर होम्स ने, ये कन्वेक्शन करंट्स वाला रीजन बताया। और देखिए जब यहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स आपके नीचे मूव करते हैं तो जो आपकी ये आपकी जो प्लेट है यहाँ पे लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये भी सबडक्ट कर जाती है मेंटल में। और मेंटल में आपको पता है टेम्परेचर हाई होता है, और तो ये भी क्या हो जाती है मेंटल में, जैसे ये नीचे मेंटल में आती है। और ये क्या है आपका यहाँ पे ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है, ये दूसरी लिथोस्फेरिक प्लेट है आपकी, ये इससे मिल रही है और यहाँ पे सबडक्ट कर गई है। और ये क्या होती है प्लेट आपकी, ये भी यहाँ पे मेंटल में मिल जाती है, पिघल जाती है। तो ये है आपकी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जो कि दी थी आर्थर होम्स ने। और कन्वेक्शन करंट जो कि मेंटल में होते हैं उसी की वजह से उसकी जो डायरेक्शन होती है, और सारी मेंटल में कन्वेक्शन करंट प्रेजेंट होते हैं, और उसी की डायरेक्शन की वजह से जो आपके लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, ये ड्रिफ्ट करते हैं। क्योंकि लिथोस्फेयर आपका क्या होता है, आपका लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर के ऊपर होता है और एस्थेनोस्फेयर मोबाइल है, और कन्वेक्शन करंट की वजह से इन लिथोस्फेयर को यानी कि आपके कॉन्टिनेंट्स को मूव कराता रहता है, ये प्लेट्स मूव करती रहती हैं आपकी, इसी की वजह से ड्रिफ्टिंग हुई है। फ्रेंड्स अभी हमने देखा कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या थी। सबसे पहले एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले देखा था हमारे पास एक क्या था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी जो कि एल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। एल्फ्रेड वैगनर ने बताया कि जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करे उनके पीछे टाइडल फोर्स और पोल फिलिंग फोर्स है, बट वो रिजेक्ट कर दिया साइंटिस्ट ने क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उसके बाद आपका कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आई। उसमें कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में आपको आर्थर होम्स ने बताया कि जो मेंटल में आपके कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं ड्यू टू थर्मल डिफरेंसेस, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से मेंटल में बनते हैं आपके एस्थेनोस्फेयर में, और जो लिथोस्फेयर है आपका मेंटल के ऊपर है, मेंटल आपकी मोबाइल मीडियम है, और जो करंट्स उसमें कन्वेक्शनल करंट्स मेंटल में, पूरी मेंटल में पाए जाते हैं, और उनकी डायरेक्शंस के हिसाब से लिथोस्फेरिक प्लेट्स आपकी मूव करती हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहां देखेंगे हम मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। जो पोस्ट वॉर स्टडीज हुई थी आपकी, वहां पे उन्होंने ओशन फ्लोर को मैप किया, और जो ओशन फ्लोर की यहां देखिए डिटेल रिसर्च ऑफ द ओशन कन्फिग्रेशन रिवील्ड दैट द ओशन फ्लोर इज नॉट जस्ट अ वास्ट प्लेन एंड बट इट इज फुल ऑफ रिलीफ। यहाँ पे इन्होंने कहा, जब इन्होंने ओशन फ्लोर की मैपिंग की तो इन्होंने कहा जो ओशन फ्लोर है वो आपका प्लेन सर्फेस नहीं है, बट वहां पे बहुत सारे रिलीफ है, माउंटेन्स हैं, सी माउंटेन्स है, मिड ओशनिक रीजन, वो अब अभी पढ़ेंगे। ये एक्सपीडिशन टू मैप the oceanic floor in the post World War II period provide a detailed picture of the oceanic relief and indicated the existence of submerged mountain ranges as well as deep trenches। इन्होंने कहा कि यहाँ पे ओशन में बहुत सारी आपकी माउंटेन रेंजेस हैं, डीप ट्रेंचेस हैं, मोस्टली लोकेटेड क्लोजर टू द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। और ये जो आपकी ट्रेंचेस होती हैं आपकी कहाँ पे, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स के पास मिलती हैं। जब हम ओशन फ्लोर की कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको ट्रेंचेस की फिगर भी दिखाऊंगा, बताऊंगा कि ट्रेंचेस क्या होता है। यहाँ देखिए, और मिड ओशनिक रिजेस वर फाउंड टू बी मोस्ट एक्टिव इन टर्म्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। जो आपकी मिड ओशनिक रिजेस मिली थी ओशन के फ्लोर पे, वो वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है, सबसे ज्यादा एक्टिव होती है वो वॉल्केनिक इरप्शन के केस में। एक चीज और देखिए, जो ये ओशनिक क्रस्ट आपकी होती है, जहां पे डेटिंग ऑफ द रॉक फ्रॉम द ओशनिक क्रस्ट रिवील्ड दैट द फैक्ट दैट दे आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल एरियाज। जो आपकी ओशनिक क्रस्ट थी, जब उसकी रेडियो डेटिंग की गई, उसकी एज का पता लगाया गया, तो पता लगा जो आपकी ओशनिक क्रस्ट है वो बहुत ज्यादा यंगर है, किससे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, यानी कि यंग है। रॉक्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द क्रस्ट ऑफ द ओशनिक रिज, जो रॉक्स हैं आपके आइदर साइड पे ओशनिक रिज के, रिज क्या होती है आपकी, रिज एक माउंटेन की तरह होती है फ्रेंड्स। और जो माउंटेन होती है, जब वहां वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो लावा दोनों साइड्स गिरता है, लावा दोनों स्लोप्स पे गिरता है। जब लावा दोनों स्लोप्स पे गिरेगा तो लावा वो फ्लो करेगा, और वो बेसाल्टिक लावा होता है इसलिए वो ज्यादा फ्लो करता है। तो दोनों साइड्स पे जो आपके रॉक्स मिलते हैं ना ओशनिक रिज के, वो क्या है, उनकी एज सेम है एंड हैव इक्विडिस्टेंट लोकेशंस, और इक्विडिस्टेंट लोकेशन है उनकी क्रस्ट से। क्रस्ट का है जहाँ पे आपका क्रस्ट वो होती है जहाँ पे आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है। वर फाउंड टू हैव रिमार्केबल सिमिलैरिटीज बोथ इन द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड देयर एज। जब हमने दोनों साइड क्रस्ट के देखा, जो आपको रॉक्स मिले उनमें सिमिलैरिटी थी, एज में भी और उनके मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट में भी। चलिए आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ ये मिड ओशनिक रिज क्या होती हैं और कैसे ये काम करती हैं।
देखिए इस फिगर में ये आपकी मिड ओशनिक रिज है। यहाँ समझिए ये आपका एस्थेनोस्फेयर है पूरा, और ये जो पूरा आपका कवर कर रहा है ये आपका क्या है पूरा, यहाँ पे पूरा ये पूरा ओशन है आपका, ओशन के अंदर होती है क्योंकि ओशन के फ्लोर पे मिलती है। अब यहाँ क्या हुआ है, ये आपका जो एस्थेनोस्फेयर है उससे मैग्मा कहाँ जा रहा है, आपका ऊपर जा रहा है, और जो आपको ये पूरा आपको दिख रहा है ना ये वाला बीच वाला, इसको बोलते हैं क्रस्ट। यहाँ से लगातार वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है, और जब इस क्रस्ट से वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है, और जो क्रस्ट है ये क्या है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा एलिवेटेड पोर्शन आपको दिख रहा है, इसी को बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। रिज होती है आपकी छोटी माउंटेन, और ये क्या करती है, ये आपकी 2 किलोमीटर तक की इसकी हाइट होती है इस रिज की। तो उसके बाद जब यहाँ पे लगातार वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पे क्रस्ट पे होता रहता है इस रिज की, तो जो लावा है आपका वो दोनों साइड जाता है। देखिए इस साइड भी जाएगा और इस साइड भी फ्लो करेगा। तो लावा जो फ्लो करता है आपका, उससे क्या होता है, यहाँ पे जो रॉक्स है दोनों साइड पे वो आपके इक्वी डिस्टेंट मिलते हैं, उनका डिस्टेंस भी सेम मिलता है, क्योंकि जो लावा जाता है क्रस्ट से, जो लावा फ्लो करता है दोनों साइड पे, वो क्या होता है, वो सेम होता है और एक ही टाइम पे फ्लो करता है। जैसे कि यहाँ पे आप वो बोल रहे हैं कि उनकी एज भी सेम होती है। अगर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कोई आपके ये स्ट्रिप्स बना दी जाए, और ये पहली स्ट्रिप आपकी ये है, पहली स्ट्रिप आपकी ये है, अगर जो आपके यहाँ पे रॉक्स बने हैं लावा से, जो यहाँ पे रॉक्स बने हैं लावा से और यहाँ पे रॉक्स बने हैं लावा से, उन दोनों की अगर हम एज देखेंगे तो आपको वो एज सेम दिखेगी। फिर हम यहाँ पे एक दूसरी स्ट्रिप बनाते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या बन गई, ये आपकी दूसरी स्ट्रिप बन गई है, ये भी आपकी दूसरी स्ट्रिप है। अगर इन वाले रॉक्स की हम एज देखेंगे तो वो भी आपकी सेम मिलेगी, क्योंकि जब ये लावा यहाँ पे पोर होता है, जब ये लावा आपका यहाँ पे ऐसे पोर होता है तो क्या होता है, जो आपके पहले लावा इरप्शन होता है, जो आपके पहले यहाँ पे रॉक्स होंगे, जब नया लावा आएगा तो वो खिसक के किधर आ जाएगा, वो खिसक के यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही जब यहाँ नया लावा पोर होता है तो यहाँ पे कुछ नए रॉक्स बनते हैं, जब दोबारा लावा आता है तो ये वाले जो रॉक्स हैं ये खिसक के कहाँ जाते हैं, ये ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, आपका ओशन फ्लोर भी बनता है। ओशन फ्लोर इसी की मिड ओशनिक रिजेस है, वहां से लावा निकलता है, वो बेसाल्ट रॉक के फॉर्म में सॉलिडिफाई हो जाता है, और वो ऐसे ही ये ओशन फ्लोर आपका स्प्रेड होता रहता है। इसको हम ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग भी बोलते हैं, ये भी हम देखेंगे आगे। फ्रेंड चलिए अभी हमने आपको मिड ओशनिक रिज अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको सब समझ में आएगा मिड ओशनिक रिज क्या होती है, कैसे पाई जाती है और कैसे आपके ओशन के फ्लोर बनते हैं उस लावा से। यहाँ देखिए अब हम पढ़ेंगे ओशन की फ्लोर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ये क्या होता है, द ओशन फ्लोर मे बी सेगमेंटेड इनटू 3 मेजर डिविजन्स। ओशन फ्लोर को हम 3 मेजर डिविजन्स में बांटते हैं बेस्ड ऑन द डेप्थ एंड एज वेल एज फॉर्म ऑफ द रिलीफ। रिलीफ क्या होते हैं, कुछ आपके फीचर्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स होगी आपकी, कुछ आपके और फीचर्स होते हैं, मिड ओशनिक रिजेस होगी, आपके प्लेन्स हैं, उसके हिसाब से हम उसके डेप्थ पे, ओशन जो फ्लोर की डेप्थ होती है और उसके रिलीफ फीचर जो होते हैं उस पे, उसके हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं 3 रीजन में। चलिए देख लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा कौन कौन सा है। ये देखिए जो पहला हमने डिवाइड किया ओशन को ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ एंड रिलीफ, पहला जो हमारे पास आया वो होते हैं हमारे पास पहले कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। ये क्या होते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, दीज फॉर्म्स द ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर एंड डीप सी बेसिन। जहां से हमारे पास कॉन्टिनेंटल शोर, सी शोर स्टार्ट होता है, वहां से लेके डीप सी बेसिन तक जो जो चीजें आपको मिलती है वो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में आती हैं। दे इंक्लूड कॉन्टिनेंटल शेल्फ इसमें आता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप इसमें आता है, कॉन्टिनेंटल राइज इसमें आता है, डीप ओशनिक ट्रेंचेस इसमें आता है। ऑफ दीज द डीप ओशनिक ट्रेंचेस आर द एरियाज वेयर कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन सो फार एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन कॉन्टिनेंट इज कंसर्न। तो आपके ट्रेंचेस यहाँ पे आपको समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पे सबडक्टिंग होती है, आपकी प्लेट नीचे जाती है, और ये ओशंस में भी आपको मिलती हैं ट्रेंचेस, और काफी डीप होती हैं। तो चलिए एक एक करके सब देख लेते हैं, शेल्फ, स्लोप एंड आपके कॉन्टिनेंटल राइज और डीप ओशनिक ट्रेंचेस। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए एक फिगर निकाली है यहाँ पे। ये आपका देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका कोस्ट है, यहाँ पे आपका एक कॉन्टिनेंट है। फिर उसके बाद जब कोस्ट पे आपका पानी आने लगा, जहाँ से आप बीच होता है, जैसे आपका ये आपका बीच लगा लीजिए, बीच के बाद आपका थोड़ा थोड़ा पानी आ जाता है, तो इसको जहाँ पे हाइट बहुत कम होती है, शैलो वाटर होता है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर जहाँ से कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो आपकी डिक्रीज करने लगती है, आपकी डीप होने लगती है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। शेल्फ के बाद जो स्लोप आता है ओशन की तरफ, उसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। और यहाँ देखिए ये आपका, ये क्या है आपका जो कॉन्टिनेंटल राइज है, इसको क्या बोलते हैं, जब एक कॉन्टिनेंट, जब हमारे पास जो इसका स्लोप होता है, जब ये स्लोप आपका ओशन के फ्लोर में मिलने लगता है, जो डीप ओशन फ्लोर होता है उसमें मिलने लगता है, जहां पे वो राइज करता है ओशन फ्लोर, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि जो हमारे पास कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स होते हैं, दीज कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 28% ऑफ द ओशनिक एरियाज। यानी कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स आपके इतने बड़े होते हैं, जिसमें कि आपका शेल्फ आती है, स्लोप आता है और आपका राइज आता है, ट्रेंचेस आती हैं, कि ये 28% ओशनिक एरिया को कवर करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक फिगर में और दिखा देता हूँ कि आपका क्या होता है।
यहाँ देखिए आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको दिख रही है, फिर ये स्लोप आया था शेल्फ के बाद, शेल्फ आपका सैलो वाटर होता है, ये देखिए यहाँ से वाटर स्टार्ट हो रहा है आपका, ये आपका बीच है, यहाँ पे फिर आपके स्लोप आ गया। और जैसे जब एबाइसल प्लेन्स आते हैं, एबाइसल प्लेन्स क्या होते हैं, आपका डीप ओशन में जो प्लेन्स होते हैं उनको हम एबाइसल प्लेन्स बोलते हैं। और जैसे यहाँ पे जो राइज करता है एबाइसल प्लेन से कॉन्टिनेंट की तरफ, उसको हम कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ओशनिक ट्रेंचेस, ट्रेंचेस के बारे में पढ़ाया था, ये आपकी ओशनिक ट्रेंचेस हैं। ओशनिक ट्रेंचेस क्या होती हैं आपकी, ये मैं आपको एक बार और बताऊंगा, एक फिगर से और समझाऊंगा, बट यहाँ देख लीजिए ये जो एबाइसल प्लेन्स में आपका या फिर जो कॉन्टिनेंटल राइज के पास, जो ये आपको मैं बस एक फिगर से दिखा रहा हूँ कि ओशनिक ट्रेंचेस ऐसे दिखती हैं, बहुत ज्यादा डीप होती हैं, विड्थ उतनी होती नहीं है, तो ऐसे आपकी ओशनिक ट्रेंचेस दिखती है। ये देखिए आपकी ओशनिक ट्रेंचेस क्या होती हैं, एक बार देख लेते हैं। ओशनिक ट्रेंचेस आर टोपोग्राफिक डिप्रेशंस ऑफ द सी फ्लोर। ये आपके डिप्रेशंस होते हैं, जैसे मैंने आपको फिगर में दिखाया, बहुत ज्यादा डीप होते हैं, उतनी ज्यादा इनको विड्थ नहीं होती। रिलेटिवली नैरो इन विड्थ, मैंने आपको बताया कि इतनी विड्थ नहीं होती, बट दे आर वेरी लॉन्ग, यानी कि बहुत ज्यादा डीप होते हैं। दीज ओशनोग्राफिक फीचर्स आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन फ्लोर। और जो ट्रेंचेस होती हैं आपकी डीपेस्ट पार्ट होती है ओशन फ्लोर की। ओशनिक ट्रेंचेस आर अ डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। फ्रेंड्स एक चीज हमेशा याद रखना, जो आपकी ओशनिक, ये जो आपकी ओशनिक ट्रेंचेस होती हैं, ये आपकी कहां बनेंगी, ये आपकी हमेशा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे बनेंगी, अलोंग विच लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज कौन सी होती हैं, जब आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं और एक दूसरे के नीचे ऊपर आ जाती हैं, यानी कि सबडक्ट कर जाती हैं, एट रेट्स दैट फॉर्म आ वेरी फ्यू मिलीमीटर टू ओवर 10 सेंटीमीटर पर ईयर। यहाँ पे क्या होता है, ट्रेंच की पोजीशन क्या होती है, ट्रेंच मार्क्स द पोजीशन एट विच द फ्लेक्स्ड सबडक्टिंग प्लेट begins to descend beneath the other lithospheric plate। ये मैंने आपको बताया ना कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे होती है, जब आपकी दो प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, यानी कि टकराती नहीं है, जब वो दो प्लेट कन्वर्ज हो रही होती हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं, तो क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, यानी कि उसको सबडक्टिंग प्लेट बोलते हैं। जो प्लेट नीचे जाती है उसे बोलते हैं सबडक्शन, और वहीं पे ये ट्रेंचेस बनती है जहां पे सबडक्शन होता है। ट्रेंचेस आर जनरली पैरेलल टू वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स, आपकी वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स के पैरेलल होती हैं। और जो आपकी सबसे ज्यादा डीप आपकी ट्रेंच है वो आपका चैलेंजर डीप है, और उसको बोलते हैं आपका मरियाना ट्रेंच। ये जो मरियाना ट्रेंच है आपकी 11 किलोमीटर से इसको 12 किलोमीटर तक बोला जाता है। ये ओशन में 11 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक डीप है मरियाना ट्रेंच। याद रखना इसकी विड्थ जो होती है बहुत कम होती है, बट ये नैरो बहुत ज्यादा होती है, डीप बहुत ज्यादा होती है, और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे बनती है, जहां पे एक प्लेट आपकी दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है, वहीं आपकी ट्रेंचेस बनती हैं। यहाँ देखिए इस फिगर में आपकी ट्रेंच कहाँ बनेगी, ये देखिए आपकी एक लिथोस्फेरिक प्लेट है, और ये एक लिथोस्फेरिक प्लेट दूसरी लिथोस्फेरिक प्लेट के नीचे जा रही है, यानी कि ये वाली जो प्लेट है ना आपकी, ये देखिए जो येलो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये नीचे जा रही है, ये वाली लिथोस्फेरिक प्लेट नीचे जा रही है। कौन सी प्लेट के नीचे, इस वाली जो प्लेट है आपकी इस प्लेट के नीचे जा रही है। और ये कौन सी है, ओशनिक प्लेट है, ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जो ओशनिक प्लेट जब नीचे जा रही है कॉन्टिनेंटल प्लेट के पीछे, तो यहाँ देखिए ओशन ट्रेंच आपको यहाँ दिख रहा है। ये ओशन ट्रेंच कहाँ बनेगी, ये इस पूरे पोर्शन में आपकी ओशन ट्रेंच बनेगी, नैरो होगी, और आपकी क्या होगा, डीप डेप्थ बहुत ज्यादा होगी, बट विड्थ इसकी बहुत ज्यादा कम होती है। ये ओशन ट्रेंच ऐसे बनती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक फिगर के थ्रू और बता देता हूँ कि क्या होता है। आपकी ये है आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज का मतलब ये जो आपकी एक लिथोस्फेरिक प्लेट है ये, और ये वाली एक आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट है, दोनों आपकी क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो जब ये कन्वर्ज करती हैं तो एक लिथोस्फेरिक प्लेट दूसरी लिथोस्फेरिक प्लेट के क्या चली जाती है, नीचे चली जाती है, और इस वाली प्लेट को बोलते हैं हम सबडक्टिंग प्लेट, जो नीचे जाती है। और इस वाली प्लेट ये वाली भी आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट है, लेकिन ये आपकी ऊपर रहती है। और जो आपकी ओशंस में जो ट्रेंचेस बनती हैं, यहाँ पे देखिए ट्रेंच में क्या हो गया, आपके सेडिमेंट फिल हो गए, इन ट्रेंचेस में सेडिमेंट भी फिल हो जाते हैं। तो आपकी जो ट्रेंचेस बनती है वो कुछ ऐसे बनती है, यहाँ पे ये इतनी डेप्थ होती है इसकी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको इतनी सारी फिगर्स और इतना बार बार एक्सप्लेन आपको इस वजह से कर रहा हूं कि अगर आप ये एक बार ये वीडियो देखें तो आपको किसी बुक से या फिर कहीं पे भी इंटरनेट पे कोई भी फिगर सर्च करने की जरूरत ना पड़े, आपको एक बार ही यहां से समझ आ जाए। मैं आपको बहुत सारी फिगर्स दिखा रहा हूं, उसके साथ बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से एक बार ही वीडियो देखने पे समझ आ जाए, आपको वीडियो बैक भी ना करनी पड़े, एक बार ही में आपको समझ आ जाए। तो चलिए आपके नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। ओशन का आपका नेक्स्ट फीचर क्या होता है, हमने कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स देखे जो कि 28% आपका अर्थ कवर करते हैं। उसके बाद है आपके एबाइसल प्लेन्स। एबाइसल प्लेन्स क्या होते हैं, ये आपके एक्सटेंसिव प्लेन्स होते हैं दैट लाई बिटवीन कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, जो आपके कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स के बीच में लाया करते हैं, और मिड ओशनिक रिजेस के बीच में जो प्लेन्स आपके लाया करते हैं उनको हम अबाइसल प्लेन्स कहते हैं। द अबाइसल प्लेन्स आर द एरियाज वेयर कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स दैट मूव बियॉन्ड द मार्जिन्स गेट डिपॉजिटेड। जो आपके सेडिमेंट्स, देखो आपका कुछ ना कुछ इरोजन होता है, जब आप बीच पे होते हो तो बीच से कुछ मटेरियल आपका ओशन में जाएगा, रिवर्स आपका कुछ इरोजन करके मटेरियल इरोड करके आपको ओशन में ले जाएंगी। जब वो हमारे पास मटेरियल
बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है आपको कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे, तो फोर्स की वजह से स्लोप तो होता ही है, वहां पे आपने स्लोप देखा मैंने आपको फिगर में, तो उस स्लोप पे वो जो आपका सेडिमेंट्स होते हैं उस स्लोप से होते हुए वो आपके अबाइसल प्लेन पे पहुंच जाते हैं। तो यही कहा है कि अबाइसल प्लेन आर द एरियाज वेयर द कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स दैट मूव बियॉन्ड मैराइन्स गेट डिपॉजिटेड। जो आपके कॉन्टिनेंटल मार्जिन से आगे चले जाते हैं सेडिमेंट्स, वो हैं अबाइसल प्लेन्स पे आके क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट होते हैं। ये देखिए इस फिगर में आपको अबाइसल प्लेन्स दिख रहा होगा, ये आपके अबाइसल प्लेन्स होते हैं, जो कि आपकी कॉन्टिनेंटल मार्जिन आपका यहाँ फिनिश हो गया, कॉन्टिनेंटल मार्जिन यहाँ खत्म हो गया, उसके बाद जो ओशन फ्लोर का जो प्लेन्स आते हैं वो आपके अबाइसल प्लेन्स होते हैं। सपोज कि यहाँ पे ओशियनिक ट्रेंच भी नहीं है और यहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड भी नहीं है, तो ये जो आपकी सबमरीन रिज है आपकी, जो आपकी मिड ओशियनिक रिज होती है, ये आपकी क्या है, ये आपकी मिड ओशियनिक रिज लगा लीजिए इसे मॉर, मिड ओशियनिक रिज को हम मॉर भी बोलते हैं। तो ये आपका यहाँ से लेके जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन से लेके आपका मिड ओशियनिक रिज तक जो प्लेन्स होते हैं उनको हम अबाइसल प्लेन्स बोलते हैं। यहाँ पे सेडिमेंट्स भी कलेक्ट होते हैं। अब पढ़ेंगे मिड ओशियनिक रिजेस के बारे में। देखिए मैं आपको फिगर में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ मिड ओशियनिक रिजेस आपकी क्या होती हैं। दीज फॉर्म एन इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम। एक माउंटेन सिस्टम होता है ओशन के अंदर। ये लॉन्गेस्ट, इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेंज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ दो सबमर्ज्ड अंडर द ओशनिक वाटर्स। या समझिए ये लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन सिस्टम है आपका सर्फेस ऑफ द अर्थ पे। जो हमारे पास लैंड पे आपको माउंटेन्स मिलती है वो भी इतनी लॉन्गेस्ट नहीं है। ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन सिस्टम है अर्थ पे, बट ये ओशंस में आपको पाया जाता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम एट द क्रस्ट। मैंने आपको बताया क्रस्ट जो होती है, जो रिज होती है, उस रिज की क्रस्ट पे क्या होता है आपका वॉल्केनिक इरप्शंस होने लगते, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं और सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम होता है। इसका सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम होता है क्रस्ट पे जहां की वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। अब फ्रैक्शनलेस प्लेटू होता है, एक प्लेटू टाइप का होता है। एंड फ्लैंक जोन्स अलोंग इट्स लेंथ, और फ्लैंक जोन होते हैं उसकी लेंथ के अलोंग। द रिफ्ट सिस्टम एट द क्रस्ट इज जोन ऑफ इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी। ये मैं आपको बता चुका हूं। चलिए एक फिगर और दिखाता हूं मैं आपको इसकी। फ्रेंड्स इस फिगर में देखिए थोड़ी एनिमेटेड है, इससे थोड़ा आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये आपका यहाँ पे एस्थेनोस्फेयर है, ये आपका मैग्मा ऊपर जा रहा है यहाँ पे। ये क्या है आपका, ये आपका ओशन है पूरा। ये क्या है आपका, ये पूरा आपका ओशन है। ये देखिए ये जो आपका बीच वाला है ना, जहां जहां आपको ये रेड रेड मैग्मा दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये मिड ओशनिक रिज है। आपको माउंटेन सी फॉर्म में दिख रही है ना, थोड़ी ऊंची हुई, 2 किलोमीटर तक की हाइट होती है इनकी। और जो मैग्मा है कंटिन्यूसली इधर भी जा रहा है, मैग्मा यहाँ से इरप्ट होता रहता है तो इधर भी जा रहा है। ये आपकी क्रस्ट है बीच वाली, ये देखिए ये आपकी बीच वाली क्या है, ये आपकी क्रस्ट है। मैग्मा आपका दोनों साइड फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज और आप देख पा रहे होंगे जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे देख रही है, ये यहाँ पे एक आपको पहले रॉक्स की लेयर दिख रही है, फिर ये आपको दूसरी रॉक्स की लेयर दिख रही है। यहाँ पे भी ऐसी आपको एक रॉक की लेयर दिख रही है, फिर दूसरी रॉक की लेयर दिख रही है। जब हम इस रॉक की लेयर का और इस रॉक की लेयर का आइदर साइड्स पे ऑफ द क्रस्ट डेट देखते हैं, यानी कि इनकी एज देखते हैं, तो वो एज सेम मिलती है। क्योंकि ये एक ही बार जो इरप्ट हुआ है वो इधर भी गया है एक टाइम पे और वो इधर भी गया है, इसलिए इनकी क्या होती है, एज सेम होती है। और इस वाले की जो रॉक्स हैं ये वाले, और जो ये वाले रॉक्स हैं, इन वाले की एज भी सेम होगी। और जब यहाँ लगातार मैग्मा होता रहता है तो जो ये वाले रॉक्स हैं वो पहले आपके बिल्कुल साइड में होंगे। अब ये वाले जो रॉक्स हैं, जब ये वाले रॉक्स आ गए तो ये रॉक्स आगे मूव कर जाते हैं आपके। ऐसे ही ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। तो ये वाले रॉक्स हैं, इन वाले रॉक्स की आने की वजह से ये वाले रॉक्स आगे मूव करते जाते हैं ऐसे, और ये लेयर्स में रॉक्स बनते जाते हैं, इनके पैकेट्स होते हैं, और इसको हम ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग भी कहते हैं। इस फिगर में देखिए आपके पूरे ओशंस में ये आपकी क्या है, ये आपकी ओशनिक रिजेस हैं। यहाँ से देखिए आपके ओशनिक, ये आपकी रिजेस है, माउंटेन रेंजेस है। कहाँ पे, जहाँ पे आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है। और डिफरेंट ओशंस में आपकी देखो, मैंने आपको बताया था ना सबसे लॉन्गेस्ट चेन है ये अटलांटिक ओशन में। देखिए ये अटलांटिक ओशन में जब आप देखते हैं तो एस की फॉर्म में आती है, एस की शेप में आती है। देखिए एस की शेप में आ रही है ना यहाँ पे। ये आपकी जो रेड वाले हैं ये आपके क्या है, सारे मिड ओशनिक रिजेस है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। देखिए एक बार और बताया तो यहाँ पे ये रिजेस है, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होगा, लावा इधर फ्लो करेगा और लावा इधर फ्लो करेगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपकी ओशन फ्लोर स्प्रेड होगा। यानी कि ये आपकी मिड ओशनिक रिजेस कौन सी कहाँ पे पाई जाती हैं, मिड ओशनिक रिजेस आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे पाई जाती हैं। जहाँ पे आपकी जो प्लेट्स हैं वो डाइवर्ज हो रही है, वहां पे आपकी मिड ओशनिक रिजेस पाई जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। ये आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं। देखिए आपका जो अर्थक्वेक है आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, ये आपका मिलता है एल्पाइन हिमालयन बेल्ट में। ये आपके एल्पाइन हिमालयन बेल्ट में भी मिलता है। उसके बाद ये कहाँ मिलता है आपका, रिम ऑफ पैसिफिक इज ऑल्सो कॉल्ड रिम ऑफ फायर। रिम ऑफ फायर क्यों कहा जाता है, इसको आप रिम ऑफ पैसिफिक बोलते हैं, रिम ऑफ फायर बोलते हैं। पैसिफिक ओशन में मिलता है, इसको आप रिम ऑफ पैसिफिक बोलते हैं। सर्कल टाइप होता है इसलिए आप रिम बोलते हैं। और यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन जो होते हैं, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव वॉल्केनिक एरिया है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपके वॉल्केनोज भी मिलते हैं, इस वजह से आप इसको रिम ऑफ फायर बोलते हैं।
सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सरकम पैसिफिक बेल्ट पे आपको 70% जो आपके पूरे अर्थ के अर्थक्वेक्स हैं वो आपको सरकम पैसिफिक बेल्ट में मिलते हैं, इस रिम ऑफ फायर में मिलते हैं, और सबसे ज्यादा वॉल्केनोज भी आपको यहीं मिलते हैं। फिर जो 20% आपके जो अर्थक्वेक है अर्थ पे वो आपको एल्पाइन हिमालयन बेल्ट पे मिलते हैं। चलिए एक बार फिगर में देख लेते हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये वाली फिगर है, यहाँ पे आपको जो बड़ी बड़ी ब्लैक वाली डॉट्स दिख रही हैं वो क्या है, आपका हॉट स्पॉट्स है। जैसे कि ये वाली बड़ी डॉट है आपकी, ये वाली बड़ी डॉट है, ये ब्लैक डॉट है। एक कुछ डॉट्स आपको ओशन में दिख रही हैं, बहुत सारी डॉट है ना, और बहुत सारी डॉट आपको कहाँ दिख रही हैं, बहुत सारी डॉट कुछ आपको कॉन्टिनेंट्स में भी दिख रही हैं। ये बड़ी वाली ब्लैक डॉट्स को बोलते हैं हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या होता है, जहाँ पे आपका अर्थ पे या फिर ओशन में वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसको हम बोलते हैं हॉट स्पॉट। यहाँ से आपका लावा बाहर आता है, इसलिए इनको बोला गया है हॉट स्पॉट। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको वॉल्केनिक इरप्शंस के लिए छोटी ब्लैक डॉट दिखती है, वो है आपके वॉल्केनिक इरप्शंस। देखिए आपकी छोटी ब्लैक डॉट्स कहाँ कहाँ दिख रही है, यहाँ देखिए ये वाला आपका छोटी ब्लैक डॉट दिख रही है, ये पूरा रीजन आपको छोटी ब्लैक डॉट दिख रहा है ना, पैसिफिक ओशन में ये पूरा आपका छोटी ब्लैक डॉट दिख रहा है। उसके बाद कुछ छोटी ब्लैक डॉट्स आपको यहाँ दिख रही हैं, फिर यहाँ पे भी कुछ छोटी ब्लैक डॉट्स हैं, यहाँ पे कुछ छोटी ब्लैक डॉट्स हैं। तो यहाँ पे आपके वॉल्केनोज होते हैं, और ये वॉल्केनोज मैंने आपको बताया था रिंग ऑफ फायर, ये इसको हम रिम ऑफ पैसिफिक भी बोलते हैं क्योंकि ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। तो यहाँ से देखिए आपके न्यूजीलैंड वगैरह से स्टार्ट हो जाता है आपका, यहाँ पे जावा टोंगा वगैरह आइलैंड्स जाते हैं, फिर आपके जापान से क्यूरिल आइलैंड्स होते हैं, कमचटका प्लेटू है आपका, यहाँ पे कमचटका आइलैंड्स है, वहां से होते हुए ये आपके देखिए यहाँ पे रॉकीज से होते हुए ये पूरा आपका एंडीज तक ये आपका क्या है, आपका रिंग ऑफ फायर बनाती है, क्योंकि सर्कल की शेप में है, और इसको हम बोलते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट भी इसको बोलते हैं, और रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनोज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए आपके जो अर्थक्वेक है, ये जो आपका पूरा रीजन है यहाँ पे आपके अर्थक्वेक पाए जाते हैं, और इस रीजन में आपके रिंग ऑफ फायर रीजन में आपके 70% जो आपके अर्थ पे अर्थक्वेक होते हैं वो आपके मिलते हैं, और जो आपके 20% अर्थक्वेक होते हैं वो आपके कौन से रीजन में मिलते हैं, वो आपके देखिए मेडिटेरेनियन रीजन है, एल्पाइन हिमालयन बेल्ट है, इस रीजन पे आपके 20% मिलते हैं। ये देखिए ये वाला जो अर्थक्वेक का पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला आपका यहाँ जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, इस पे आपको 20% अर्थक्वेक मिलते हैं हिमालयाज में और एल्पाइन रीजन में, जहाँ पे एल्पाइन माउंटेन्स है, ये मेडिटेरेनियन रीजन में आपका। उसके बाद आपके अर्थक्वेक देख लेते हैं, कुछ आपके डीप फोकस अर्थक्वेक है। ये देखिए जो आपको ग्रे एरिया यहाँ पे दिखेगा ये आपके डीप फोकस अर्थक्वेक है। ये देखिए मैंने आपको बताया था हिमालयन रीजन में मिलेंगे, डीप फोकस अर्थक्वेक है। ये यहाँ पे ग्रे एरिया यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, ये आपके डीप फोकस अर्थक्वेक है। ग्रे एरिया यहाँ पे भी है, जहाँ पे ब्लैक डॉट्स हैं, ये आपके यहाँ पे डीप फोकस अर्थक्वेक मिलते हैं। ग्रे एरिया यहाँ पे भी आपका मेडिटेरियन रीजन है, एल्पाइन बेल्ट है, हिमालयन बेल्ट है, ये आपके डीप फोकस अर्थक्वेक है। और जो आपके शैलो फोकस अर्थक्वेक है वो आपके छोटी वाली डॉट है और ग्रे कलर की डॉट है, ब्लैक कलर की नहीं, ग्रे कलर की डॉट है। ये देखिए यहाँ पे आपके ये शैलो फोकस आपके अर्थक्वेक्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपकी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो ये वाली रेंज है आपकी, ये क्या है, ये आपकी मिड ओशनिक रिज है। तो मिड ओशनिक रिज के पास में या के साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, आपको शैलो फोकस अर्थक्वेक मिल रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है तो छोटे मोटे ट्रेमर्स आते हैं, इसलिए इनको शैलो फोकस अर्थक्वेक कहा जाता है। बहुत ज्यादा अर्थक्वेक नहीं होते, बहुत ज्यादा बड़े अर्थक्वेक नहीं होते, छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं, और ये आपकी मिड ओशनिक रिज भी है, जैसे मैंने आपको पहले फिगर में दिखाया है। फ्रेंड्स अब हम ये सब हमारा हो गया है, अब हम नई थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जो कि है आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग एज मेंशन्ड अबव द पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज। सी फ्लोर हमारे पास कैसे स्प्रेड करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो थ्योरी हम पढ़ेंगे। पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज प्रोवाइडेड कंसिडरेबल इन्फॉर्मेशन, जो हमारे पास पोस्ट ड्रिफ्ट की हमारे पास स्टडी हुई थी, यानी कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो स्टडी हुई थी, ओशन की हमने जो मैपिंग की थी फ्लोर की, उसमें हमें पता लगा था कि ओशन में वेरियस डेप्थ्स हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं। उसके बाद हमने मैपिंग की ओशन फ्लोर की और पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज की। यहाँ देखिए वैगनर से पहले हमें ये नहीं पता था, लेकिन वैगनर ने जो अपनी थ्योरी दी उसके बाद हमने मैपिंग की ओशन फ्लोर की एंड पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज ऑफ रॉक्स फ्रॉम ओशनिक रीजन्स रिवील्ड द फॉलोइंग फैक्ट। उन्होंने क्या क्या हमें बताया, सबसे पहले यहाँ देखिए, इट वाज रियलाइज्ड दैट ऑल अलोंग द मिड ओशनिक रिज वोल्केनिक इरप्शंस आर कॉमन एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लावा टू द सर्फेस इन द एरिया। और मैंने आपको बताया जहाँ पे भी आपकी रिज होगी, जहाँ पे भी आपकी वोल्केनिक रिज होगी, मैंने आपको दिखाया भी था एक बार कि अगर ये आपकी रिज है तो ये लावा यहाँ दोनों साइड में आएगा। जब लावा यहाँ दोनों साइड में आएगा तो लावा क्या करेगा, जो पहले के रॉक्स हैं उनको शिफ्ट करता जाता है इस डायरेक्शन में, उनको इस डायरेक्शन में शिफ्ट करता जाता है और नया लावा आता जाता है। नया लावा इसके जो आपकी वोल्केनिक क्रस्ट है, यानी कि आपकी मिड ओशनिक रिज है, नया लावा आपको इसकी क्रस्ट के रिज के पास होता जाता है, नया लावा इसके पास रहता है, और जो पुराना लावा है ना वो इससे दूर जाता रहता है। पुराना लावा क्या है, दूर जाता रहता है। इसी को बोलते हैं हम ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग। ऐसे ही ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग होता है हमारे पास मिड ओशनिक रिज की वजह से, वहां से वोल्केनिक इरप्शन होता है, ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग वोल्केनिक इरप्शन होता है, नया लावा उसके पास रहता जाता है और जो पुराना लावा होता जाता है वो उससे दूर मूव करता जाता है। इसको बोलते हैं ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग। तो चलिए पहला वाला पॉइंट है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया फिगर से। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं।
द रॉक्स इक्विडिस्टेंस ऑन द आइदर साइड ऑफ द क्रस्ट ऑफ द मिड ओशनिक रिजेस। जो रॉक्स है, मान लीजिए यहाँ पे आपकी मिड ओशनिक रिज है, ये क्या है आपकी, ये मिड ओशनिक रिज है। अब रॉक्स होंगे कुछ, एक रॉक्स ये होंगे यहाँ पे, ये रॉक्स होंगे, फिर ये आपकी यहाँ रॉक्स होंगे, ये क्या है आपकी, ये आपकी है मिड ओशनिक रिज, फिर आपके यहाँ रॉक होंगे। अब देखते हैं, ये आपका फर्स्ट लेयर है, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी सेकेंड लेयर है। यहाँ देखिए, मिड ओशनिक रिजेस शोज रिमार्केबल सिमिलैरिटीज इन टर्म ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यानी यहाँ देखिए, जो रॉक्स आपकी क्लोजर, पहले एक बार इसमें फिगर में देख लेते हैं, ये आपकी क्या है, ये आपकी मिड ओशनिक रिज है, ये आपका 1 है, पहला है। अब मिड ओशनिक रिज के तो बराबर में है, इक्विडिस्टेंट, उन्होंने बोला है कि शो रिमार्केबल सिमिलैरिटीज, जो इक्विडिस्टेंट है ऑन आइदर साइड। तो इक्विडिस्टेंट कौन होगा, एक तो आपका ये वाला पोर्शन होगा और एक आपका ये वाला पोर्शन होगा। तो यहाँ पे जो आपको रॉक्स मिलेंगे और यहाँ पे जो इस वाले पे आपके रॉक्स मिलेंगे, वो क्या होंगे, उनकी सेम केमिकल कॉम्पोजिशन होगी, सेम एज होगी और सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी। अब देखिए, ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका सेकंड है, यहाँ पे आपके रॉक्स क्या है, सेकंड लेयर ऑफ रॉक्स मिलेगी आपको, ये वाला देखिए। अब जो आपको इस वाले एरिया में, इस रीजन में आपको रॉक्स मिलेंगे, इस रीजन में आपको रॉक्स मिलेंगे, उनकी भी सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम टाइम पीरियड होगा, सेम एज होगी और सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी। चलिए आपका थर्ड पॉइंट देखते हैं एक बार। थर्ड पॉइंट देखिए, इन्होंने कहा है कि जो ओशन की क्रस्ट है या फिर जो ओशन के रॉक्स हैं, वो क्या है, वो मच यंगर हैं देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। द एज ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज नाउ समवेयर 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। जो ओशन की क्रस्ट है उसकी एज 200 मिलियन ओल्ड है, और जो कॉन्टिनेंटल की जो क्रस्ट की एज है वो है 3200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो इससे पता लगता है कि ओशन की जो क्रस्ट है, उसके जो रॉक्स हैं, वो मच यंगर है। और यंग इस वजह से है क्योंकि हमारे पास ओशन की जो क्रस्ट है वो कंटिन्यूअसली बनती रहती है। जो मिड ओशनिक रिज से हमारे पास वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं आइदर साइड पे रिज के, तो वो हमारे पास नए नए रॉक्स वहां लाते रहते हैं, और जो पुराने रॉक्स होते हैं वो हमारे पास आगे मूव करते जाते हैं, यानी कि ओशन का जो फ्लोर है वो स्प्रेड होता जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये आपका क्या है, हॉटस्पॉट है। मैंने आपको हॉटस्पॉट बताया था ना, कि जो ब्लैक वाली डॉट्स थी फिगर में दिखाया था, यहाँ से अगर आपका कुछ भी होता है, आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो आपका क्या है, हॉटस्पॉट, जो मोटी वाली ब्लैक डॉट्स हमने देखी थी। फिर उसके बाद हॉटस्पॉट देख लिया, यहाँ पे कोई वॉल्केनो बन जाता है। ये देखिए एस्थेनोस्फेयर है, ये आपकी जो प्लेट्स है ना, लिथोस्फेयर, इनकी एरोज देखिए, एरो आपकी किस साइड है, इस साइड है। और दूसरी वाली प्लेट की देखिए, जो दूसरी वाली प्लेट है, इसकी वाली प्लेट की एरो कहाँ है, इस साइड है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपका मैग्मा बाहर जा रहा है। और ये देखिए आपका ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग, यहाँ पे आपका ओशन स्प्रेडिंग रिज लिखा हुआ है, ये आपकी मॉर है, मिड ओशनिक रिज है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपकी क्रस्ट है इसकी, ये क्या है, पूरी क्रस्ट है। इस क्रस्ट से क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी पूरी क्रस्ट है। इस क्रस्ट से क्या होता है, जो लावा होता है, लावा वो मैग्मा निकलता है आपका, कुछ मैग्मा इस साइड फ्लो करता है, कुछ मैग्मा इस साइड फ्लो करता है। यहाँ पे ओशनिक स्प्रेडिंग रिज लिखा हुआ है ना, तो ये ऐसे जो ओशन फ्लोर है ऐसे स्प्रेड होता रहता है, ऐसे क्या होता रहता है, स्प्रेड होता रहता है। और ये जो आपकी यहाँ पे जो दोनों आपकी लिथोस्फेयर प्लेट है, ये आपकी क्या है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती है। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे हमेशा आपको मिड ओशनिक रिज मिलेगी, जो आपकी लावा देती रहेगी, और लावा आपका आइदर साइड ऑफ जाता रहेगा। अगर मान लो यहाँ आपकी ये रिज है, ठीक है, और आपका ये एरिया है, ये एरिया है, फिर उसके बाद आपका ये एरिया है, मान लीजिए ये वाला एरिया है ना, रिज के अराउंड है, ये वाला रिज के सबसे पास है, और ये वाला एरिया भी रिज के सबसे पास है। तो जहां यहाँ पे रॉक्स की जो कॉम्पोजिशन होगी, उनका स्ट्रक्चर होगा, उनकी एज होगी, वो सेम मिलेगी। यहाँ देखिए, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये सेकेंड एरिया हो गया आपका मिड ओशनिक रिज का है। आपकी मिड ओशनिक रिज आपकी ये वाली है, यहाँ पे मिड ओशनिक रिज है। तो ये वाले दोनों एरिया हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मिड ओशनिक रिज से आपके इक्विडिस्टेंट है। तो यहाँ पे जो रॉक मिलेंगे और जहाँ यहाँ पे रॉक मिलेंगे, उन दोनों रॉक्स की केमिकल कॉम्पोजिशन, एज वो भी सेम होगी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। और ऐसे ओशन स्प्रेड करता है हमारे पास, ऐसे ऐसे जो नए रॉक्स होते हैं वो हमारे पास, नए रॉक्स जो होंगे वो हमारे पास यहाँ आपको मिलेंगे ओशन, ये मिड ओशनिक रिज के पास, और जो पुराने रॉक्स होंगे वो आपके दूर चलते चले जाएंगे और ओशन फ्लोर आपका ऐसे स्प्रेड होता जाता है। और इसी वजह से यहाँ पे रेगुलर नए रॉक्स बनते रहते हैं। तो इसी वजह से जो ये आपका ओशन है, इसकी जो क्रस्ट है, उसकी जो एज होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, पैलियोमैग्नेटिज्म। जो हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का पता लगाते हैं वो इसी से लगाते हैं। पैलियोमैग्नेटिज्म आपका क्या होता है, पैलियोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाते हैं हम, किसमें, रॉक्स में, सेडिमेंट्स में, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स में। जो मैग्नेटिक मिनरल्स होते हैं इन रॉक्स कैन लॉक इन रिकॉर्ड ऑफ द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड व्हेन दे फॉर्म, जब वो बनते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जब जो जिस डायरेक्शन में होती है, तो उसी डायरेक्शन में उनका क्या हो जाता है, अलाइन हो जाए। वो रॉक्स जो होते हैं, जो उनमें मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जब वो बनते हैं तो उसी डायरेक्शन में रॉक्स में मैग्नेटिक
जो आपकी फील्ड होती है वो भी अलाइन हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे एक बार मैं आपको एक फिगर और दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, इस फिगर में देखिए जो अभी हमने पढ़ा ना, हमारे पास ये क्या है, ये फिर से हमारे पास ये देखिए मैग्मा ऊपर आ रहा है, और जो मैग्मा ऊपर आ रहा है और ये कौन सी क्रस्ट बन रही है हमारे पास, ये मिड ओशनिक रिज है, ये क्रस्ट है। यहाँ से आपका इरप्शन होके मैग्मा इधर आ रहा है और यहाँ से आपका इरप्शन होके मैग्मा इधर आ रहा है। उसके बाद देखते हैं ये स्ट्रिप देखिए, ये आपकी इक्वी डिस्टेंस है, ये जो ऑरेंज कलर वाली है आपकी दोनों क्रस्ट से इक्वी डिस्टेंट है। और जो रॉक्स आपको ऑरेंज वाली यहाँ पे मिलेंगे ना, जो रॉक्स आपको ऑरेंज पे मिलेंगे वो रॉक्स होंगे, वो रॉक्स की एज भी सेम होगी, इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि रॉक एक ही टाइम पे बने हैं और उस टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी तो ये रॉक्स उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज जो दोनों साइड आपको दिख रहे हैं इक्विडिस्टेंस रॉक्स, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। अब ये देखिए आपके ये वाली जो रॉक्स हैं और ये वाले जो आपके रॉक्स हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये देखिए ये वाले रॉक्स और ये वाले रॉक्स की जो आपको यहाँ पे शीट या बेल्ट दिख रही है, इन दोनों रॉक्स की भी एज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और केमिकल कॉम्पोजिशन वो भी सेम होगी, क्योंकि ये भी दोनों रॉक एक टाइम पे बने थे और यहाँ पे ये नए रॉक आ गए, ऑरेंज वाले नए रॉक आ गए, तो इस वजह से ये मूव कर गए, यहाँ पे ओशन फ्लोर स्प्रेड कर गया। ये सब आपका ओशन में हो रहा है। यहाँ देखिए फिगर ए में देखिए एक बार, ये आपकी मिड ओशनिक रिज है, अभी इसमें इरप्शन हो रहा है। ये देखिए जब आपके मिड ओशनिक रिज में इरप्शन हुआ, ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं ये जो आपको कलर दिख रहा है यहाँ पे पीच कलर दिख रहा है ना, यहाँ पे फिगर ए में देखिए ये जो आपको यहाँ पीच कलर दिख रहा है, पीच कलर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे पीच कलर आपका सबसे नए रॉक जो फॉर्म हुए हैं, उसके बाद फिर वॉल्केनिक जो इरप्शन है वो कंटिन्यू करा है। उसके बाद जब वॉल्केनिक इरप्शन कंटिन्यू करा है तो यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर के रॉक्स यहाँ पे आ गए हैं, आपके ऑरेंज कलर के रॉक्स आपके मोर के जो आपकी मिड ओशनिक रिज क्रस्ट है उसके बिल्कुल बराबर में आ गए, ये नए रॉक्स आ गए हैं। और जो आपके पीच कलर के रॉक्स तो जो पहले थे यहाँ पे, और जहाँ पे अब ये ऑरेंज कलर के रॉक्स है, यहाँ पे पहले पीच कलर के रॉक्स थे, वो पीच कलर के रॉक्स कहाँ गए हैं, वो पीच कलर के रॉक्स आपके अब दूर चले गए हैं। ओशन स्प्रेड हो गया, ओशन का जो फ्लोर है वो स्प्रेड हो गया है, ये मूव कर गए क्योंकि नए जो रॉक्स वहां साथ में नया लावा फ्लो हुआ है, नए रॉक्स वहां बन गए। अब ऐसे ही यहाँ देखिए जो ऑरेंज रॉक्स हैं, इन ऑरेंज रॉक्स, ये रॉक्स भी मूव कर गए, ऑरेंज रॉक्स मूव कर गए क्योंकि क्रस्ट ने नया लावा आउटपोर किया है और उसकी जगह ये रेड कलर के जो आपको रॉक्स दिख रहे हैं, ये रेड कलर के रॉक्स आ गए हैं, अब ये नए रॉक्स बन गए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा नए रॉक्स ये हैं, फिर ये हैं, और सबसे ज्यादा ओल्ड रॉक्स कौन से हैं, सबसे ज्यादा ओल्ड रॉक्स आपके ये वाले हैं, पीच कलर वाले हैं, फिर उससे कम ओल्ड आपके ऑरेंज वाले, और सबसे ज्यादा यंग रॉक्स जो हैं आपके वो हैं आपके रेड कलर वाले जो आपके मैरून कलर दिख रहा है। तो आई होप कि आपको ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, और ऐसे ही इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का भी चक्कर है। ये ए बी सी फिगर तीनों से एक बार देख लीजिएगा कैसे कैसे रॉक्स आपके नए नए बनते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता जाता है फिर ये रॉक्स पुराने होते जाते हैं और मूव कर जाते हैं, और इस वजह से आपका ओशन फ्लोर स्प्रेड होता है। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट क्या क्या पता लगा था उनको। यहाँ देखिए द सेडिमेंट्स ऑन द ओशन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। जो सेडिमेंट्स होते हैं हमारे पास ओशन फ्लोर में वो बहुत ज्यादा थिन मिलते हैं। साइंटिस्ट वर एक्सपेक्टिंग इफ द ओशन फ्लोर्स वर एल्ड ओल्ड एज कॉन्टिनेंट, कि अगर हमारे ओशन फ्लोर्स इतने ओल्ड हैं जितने हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं, टू हैव अ कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ सेडिमेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ मच लॉन्गर ड्यूरेशन। अगर हमारे पास एक और इन्होंने प्रूफ दे दिया साथ में कि जो ओशन फ्लोर की जो हमारे पास ओशन फ्लोर है उसकी ओशन की क्रस्ट है वो मच यंगर है देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्योंकि अगर ओशन फ्लोर हमारा कॉन्टिनेंटल जो फ्लोर है, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है उसके जितना पुराना होता तो जो हमारे पास ओशन फ्लोर पे जो सेडिमेंट मिले हैं उनकी थिकनेस भी बहुत ज्यादा होती और उनकी जो एज होती वो भी कॉन्टिनेंटल वो भी बहुत पुराने होते, लेकिन जो सेडिमेंट्स मिले वो भी बहुत नए एज के थे। हाउएवर नोवेयर वाज द सेडिमेंट्स कॉलम फाउंड टू बी ओल्डर देन 200 मिलियन ईयर्स। तो सेडिमेंट जो हमारे मिले वो 200 मिलियन ईयर्स से हमें कहीं भी ज्यादा नहीं मिले। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं, फिर देखते हैं डीप ट्रेंचेस हमें मिली। कुछ डीप ट्रेंचेस, द डीप ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक्स। इन ट्रेंचेस में डीप सीटेड अर्थक्वेक हमें मिले। अकरेंस वाइल इन द मिड ओशनिक रिज एरियाज क्वेक्स फोकाई हैव शैलो डेप्थ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मिड जो ओशनिक रिज होते हैं उसके अलोंग जो अर्थक्वेक होता है उनकी शैलो डेप्थ फोकस के होते हैं और वो इतने ज्यादा होते भी नहीं है। तो यहाँ देखिए दीज फैक्ट्स एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड ओशनिक रिज लेड हेनरी हेस, इसका जो साइंटिस्ट है इनका पूरा नाम है हेनरी हेस। इन्होंने 1961 में एक थ्योरी दी, और क्या थ्योरी दी इन्होंने, थ्योरी दी सी फ्लोर स्प्रेडिंग। क्या थ्योरी दी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और इन्होंने किसके बेसिस पे दी, ये दी इन्होंने जो आपके हमारे पास एनालिसिस की थी हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड ओशनिक रिजेस, जो मैंने अभी आपको फिगर में समझाया उसके ऊपर दी। देखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, बस अब हम अभी ये पढ़ लेते हैं पूरा। मैंने फिगर से आपको अच्छे से 2-3 बार समझाया है। यहां देखते हैं कि हैस ने क्या कहा। हैस आर्ग्यूड दैट कांस्टेंट इरप्शंस एट द क्रस्ट ऑफ ओशनिक रिजेस कॉज रप्चर ऑफ द ओशनिक क्रस्ट एंड द न्यू लावा वेजेस इनटू इट पुशिंग द ओशनिक क्रस्ट ऑन द आइदर साइड। मैंने अभी आपको दिखाया, आपको बताया, आपको फिगर से भी पूरा समझा दिया है। हैस कहता है कि जब कांस्टेंट इरप्शन होते रहते हैं आपकी क्रस्ट पे मिड ओशनिक रिज
की जो क्रस्ट है उसमें कांस्टेंट इरप्शन होते रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो रप्चर कर देते हैं आपकी ओशनिक क्रस्ट को, और उसके बाद जो नया लावा आता है, नया लावा आउटपोर होता है वेजेस इनटू, और वो नया लावा पुश करता है उसको, जो पुरानी आपकी ओशनिक क्रस्ट है, पुराने जो आपके रॉक्स हैं आइदर साइड ऑन मोर, उनको पुश कर देता है नया लावा ऑन द आइदर साइड, और वो दूर चले जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, ओशन का जो फ्लोर है हमारे पास स्प्रेड करता है। तो यंगर एज ऑफ द ओशनिक क्रस्ट एज वेल एज द फैक्ट दैट द स्प्रेडिंग ऑफ वन ओशन डज नॉट कॉज श्रिंकिंग ऑफ द अदर। यहाँ एक और कंसेप्ट देखिए कि जो आप एक ओशन आपका स्प्रेड होता है, मिड ओशनिक रीज है, उसके आइदर साइड में लावा आउटपोर होता है, तो वो लावा स्प्रेड करेगा आपका। लेकिन अगर आपका एक ओशन स्प्रेड हो रहा है तो हमारे पास दूसरा ओशन श्रिंक नहीं होता, या फिर दूसरी प्लेट आपकी श्रिंक नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे देखिए उसकी दूसरी जो श्रिंक नहीं होती है ना, इन्होंने इसने कहा है कि थिंक अबाउट द कंजम्पशन ऑफ द ओशनिक क्रस्ट, कि जो आपकी ओशनिक क्रस्ट बढ़ रही है उस लावा के आउटपोर होने से, उसके बारे में सोचो कि वो कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रही है। ही फर्दर मेंटेन्ड दैट द ओशन फ्लोर दैट गेट पुश्ड ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस एट द क्रस्ट, जो क्रस्ट पे आपका नए रॉक आने की वजह से, नया लावा आने की वजह से पुराना ओशन फ्लोर आपका पुश हो जाता है, ओशन फ्लोर स्प्रेड होता है, वो क्या करता है, वो आगे जाके सिंक डाउन एट द ओशनिक ट्रेंचेस एंड गेट कंज्यूम्ड। ओशनिक ट्रेंचेस इसी वजह से लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओशनिक ट्रेंचेस आपको इसी वजह से हमेशा जो आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होंगी वहां मिलेंगी। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में आपका क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है, और ये जो आपकी जो एक्स्ट्रा ओशनिक क्रस्ट होती है ये आपकी कहाँ कंज्यूम हो जाती है, ये आपकी ओशनिक ट्रेंचेस में कंज्यूम हो जाती है। चलिए फिगर में दिखाता हूं आपको एक बार। इस फिगर में देखिए आपको ये जो ओशनिक क्रस्ट है आपकी, ये देखिए यहाँ पे आपके मिड ओशनिक रिज है, ये आपका नया लावा आउटपोर हो रहा है। यहाँ पे जब ये लावा आउटपोर होता है तो इसको ये खिसका देता है, ओशन जो फ्लोर है हमारे पास स्प्रेड होता है, और जो पुराने जो रॉक्स होते हैं ओशन फ्लोर के वो आपके क्या हो जाते हैं, वो मूव कर जाते हैं। और जब वो मूव करते हैं, ये हमारी ओशन क्रस्ट कौन सी है हमारे पास, ये हमारे पास आपका वो है प्लेट है, ये एक ओशनिक क्रस्ट है ये जो हमारे पास, और ये हमारे पास यहाँ ये देखिए इस रीजन पे हमारे पास नई ओशनिक क्रस्ट होगी, यहाँ हमारे पास नई ओशनिक क्रस्ट बनेगी, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ होगी वो हमारे पास पुरानी ओशनिक क्रस्ट होगी, यहाँ वाले रीजन पे हमारे पास पुरानी ओशनिक क्रस्ट होगी। तो पुरानी ओशनिक क्रस्ट क्या होता है, ये हमारे पास ट्रेंचेस है। तो पुरानी ओशनिक क्रस्ट का क्या होता है, पुरानी ओशनिक क्रस्ट सबडक्ट कर जाती है, ये देखिए दोनों साइड ये सबडक्ट कर रही हैं, इसी वजह से ये सबडक्ट कर जाती है, दोबारा यहाँ पे फिर मेंटल में चली जाती है आपके एस्ट्रोनॉस्फेयर में, यहाँ पे ये मटेरियल दोबारा आपका मेल्ट हो जाता है और दोबारा आपका मैग्मा बन जाता है, जो कि दोबारा सरफेस पे आता है। ऐसे ही होता रहता है, ये दोबारा आपकी ओशनिक क्रस्ट यहाँ सबडक्ट कर जाती है, ये आपकी दूसरी प्लेट है, इस प्लेट के नीचे सबडक्ट कर गई मैग्मा में, मैग्मा के साथ दोबारा जाके मेल्ट हो गई वहीं पे, और ये दोबारा मैग्मा बन जाती है। ऐसे ही यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ये आपकी देखो जो ओल्डर ओशनिक क्रस्ट थी वो क्या करती है, ये जो ओशन जो आपका स्प्रेड करता रहता है, ये आपकी दूसरी जो आपकी प्लेट्स होती हैं दूसरे ओशन को श्रिंक नहीं करता है। क्यों, क्योंकि वो यहाँ देखिए ये सबज्यूम हो गया, ये दूसरी प्लेट के नीचे आपका क्या हो गया, सबडक्टिंग प्लेट बन गई। अभी कौन सी प्लेट बन गई, सबडक्टिंग प्लेट। और ये यहाँ आपकी ट्रेंचेस में, ये जो आपकी ट्रेंचेस होती हैं ये इसमें सबज्यूम हो जाती है, ट्रेंचेस में कंज्यूम हो जाती है, आपकी जो ओल्डर ओशन फ्लोर्स होते हैं, ओशनिक क्रस्ट होती है वो आपकी कंज्यूम हो जाती है, और दोबारा नीचे जाके मैग्मा के साथ मेल्ट हो जाती है, और दोबारा मैग्मा बन जाती है, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है। इसी वजह से इसको कहते हैं कि जो ओशन फ्लोर हमारे पास स्प्रेड होता है वो साथ के साथ कंज्यूम होता जाता है इन ट्रेंचेस में सबडक्टिंग प्लेट्स की वजह से, क्योंकि प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे मूव कर जाती है और वो मेंटल पोर्शन में चली जाती है, और दोबारा क्या हो जाता है, मैग्मा उसका बन जाता है। अब हम एक नई थ्योरी पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जो हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी थी, यहाँ देखिए, सिंस द एडवेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स वाज रिवाइव्ड। जब भी हमारे पास सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई तो जो हमारे पास कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी हमारे पास वैगनर ने, उसने जो कहा था, फिर इन सी फ्लोर स्प्रेडिंग में सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट कुछ साइंटिस्ट को सही लगे, तो उसकी वजह से फिर जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, जैसा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया गया था डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कॉन्टिनेंटल ओशंस का, उस पर भी डाउट्स होने लगे। तो 1967 पे मैकेंजी ने, पार्कर ने और मॉर्गन ने अपने कुछ इंडिपेंडेंटली आइडिया कलेक्ट किए और उन सब आइडियाज को मिलाया और एक नई थ्योरी के साथ आए। उस थ्योरी का नाम था आपकी, क्या नाम था उस थ्योरी का आपकी, उस थ्योरी का आपका नाम था प्लेट टेक्टोनिक्स। चलिए अब हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं कि इसमें इन तीनों ने, मैकेंजी ने और इन दोनों ने क्या कहा। अ टेक्टोनिक प्लेट, ये टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है हमारे पास, मैंने आपको लिथोस्फेयर पढ़ाया था ना, टेक्टोनिक प्लेट ऑल्सो कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट। लिथोस्फेयर क्या होता है आपका, लिथोस्फेयर में आपकी क्रस्ट भी आती है प्लस अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ मेंटल भी आता है। टेक्टोनिक प्लेट क्या कंसिस्ट करती है, टेक्टोनिक या फिर लिथोस्फेयर क्या कंसिस्ट करता है आपका, क्रस्ट कंसिस्ट करता है, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल, उसको हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट, और उस लिथोस्फेरिक प्लेट को हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। इसने कहा कि जो टेक्टोनिक प्लेट है, लिथोस्फेरिक प्लेट है, इज अ मैसिव
इरेगुलरली शेप्ड स्लैब है सॉलिड रॉक का, जनरली कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक लिथोस्फेयर। जो उसने वैगनर ने हमें बताया था कि हमारे पास कॉन्टिनेंट और ओशंस हैं वो अलग अलग है, उनकी प्लेट वहां से पता लगा कि उनकी प्लेट्स अलग अलग होंगी, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे पास एक ही लिथोस्फेरिक प्लेट है, उसी लिथोस्फेरिक प्लेट में हमारे पास ओशनिक लिथोस्फेयर भी आता है और कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर भी आता है। और वो प्लेट्स कैसे मूव करती हैं? दीज प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थेनोस्फेयर एज अ रिजिड यूनिट। एस्थेनोस्फेयर पे आपको पता है वीक मीडियम है, मोबाइल मीडियम है, मोल्टन रॉक्स होते हैं, और ये लिथोस्फेयर आपका जस्ट एस्थेनोस्फेयर के ऊपर ही होता है। तो ये जो एस्थेनोस्फेयर में आपको मैंने ये भी बताया कि वहां पे मेंटल में एस्थेनोस्फेयर में आपके कन्वेक्शन करंट चलते रहते हैं, पूरे एस्थेनोस्फेयर में पूरी मेंटल में कन्वेक्शन करंट होते हैं, और उनकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही जो आपका लिथोस्फेयर है ये मूव करता है। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो जो ये प्लेट्स की मूवमेंट होती है हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थेनोस्फेयर एज अ रिजिड यूनिट, वो उन्हीं कन्वेक्शन करंट की वजह से होती है जो कि आपके मेंटल में पाए जाते हैं। जो आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बनती हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बनती हैं, और जो आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बनती हैं वो इसी कन्वेक्शन करंट के जो कन्वेक्शन करंट की डायरेक्शंस होती हैं उन्हीं की वजह से। अगर आपके दो कन्वेक्शन करंट आपके डाइवर्जिंग हैं तो वहां आपके डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बनेगी, वो प्लेट्स को डाइवर्ज करेंगी, लिथोस्फेरिक प्लेट्स को क्या करेंगी? डाइवर्ज करेंगी। और अगर वहां कन्वर्जिंग आपके कन्वेक्शन करंट्स है मेंटल में, तो वो जो ऊपर वाली एस्थेनोस्फेयर के ऊपर वाली जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है उनको वो कन्वर्ज करेंगी, यानी कि वहां कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बनेगी। चलिए देखते हैं आगे। द लिथोस्फेयर इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड द टॉप मेंटल एंड इट्स थिकनेस वेरीज, ये मैंने आपको बता रखा है, 5 to 100 किलोमीटर इन ओशनिक पार्ट्स एंड अबाउट 200 किलोमीटर इन कॉन्टिनेंटल एरियाज। ये आपकी लिथोस्फेयर की थिकनेस होती है। A plate may refer to as the continental plate or oceanic plate, depending on which the two occupy a larger portion of the plate। हम इस प्लेट को कॉन्टिनेंटल प्लेट भी बोल सकते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट को ओशनिक प्लेट भी बोल सकते हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट हम जब बोलेंगे जब लार्जर जो पोर्शन होगा वो कॉन्टिनेंट का होगा तो हम कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे, और हम लिथोस्फेरिक प्लेट और ओशनिक प्लेट जब बोलेंगे जब जो लार्जर पोर्शन होगा प्लेट का वो ओशन वाला होगा तो हम आप उसको ओशनिक प्लेट बोल देंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि जो पैसिफिक प्लेट है आपकी इज लार्जली एन ओशनिक प्लेट, वेयर एज यूरेशियन प्लेट में बी कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल प्लेट। यूरेशियन प्लेट है उसको हम कॉन्टिनेंटल प्लेट कहते हैं, और पैसिफिक प्लेट हमारा ज़्यादा ओशन का पोर्शन है तो हमें उसे ओशनिक प्लेट कहते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से दिखा रहा हूँ कि ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि जो हमारे पास प्लेट्स हैं ये कैसे मूव करती हैं। ये देखिए ये हमारे पास ये लिथोस्फेयर है, ये आपको जो ग्रे कलर की ये जो प्लेट दिख रही है ना यहाँ पे, ये क्या ग्रे कलर की प्लेट लिथोस्फेयर है आपकी। उसके बाद जो आपका ये यहाँ पे दिख रहा है ये आपका क्या है? मेंटल है, ये एस्थेनोस्फेयर है, मोबाइल मीडियम है। और जो आपकी सर्कुलर में मोशन में आपको दिख रहे हैं ये क्या है? ये आपके कन्वेक्शन करंट्स हैं जो कि थर्मल डिफरेंसेस की वजह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी वजह से मेंटल में जनरेट होते हैं। अब जब ये हमारे पास जो कन्वेक्शन करंट्स है ये देखिए ऐसे मूव कर रहा है, ये दो जो कन्वेक्शन करंट्स है वो हमारे पास क्या है? डाइवर्जिंग कन्वेक्शनल करंट्स हैं। तो ये डाइवर्जिंग कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से जो हमारे पास लिथोस्फेयर है वो भी कैसे मूव करेगा? वो भी उसकी डायरेक्शन भी मूव की ऐसी होगी, और इस लिथोस्फेरिक प्लेट की मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो ये क्या बन जाएंगे हमारे पास? यहाँ पे डाइवर्जिंग बाउंड्रीज बन जाएंगी। ये क्या है? यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, दोनों डाइवर्जिंग बाउंड्रीज बनेगी। अब यहाँ देखिए यहाँ पे इसकी जो आपकी वो है ये अंदर आ रहा है, कन्वेक्शन करंट अंदर आ रहा है, ये भी अंदर आ रहा है कन्वेक्शन करंट। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो हमारी आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट है वो आपकी अंदर आ जाएगी, और ये वाली जो लिथोस्फेरिक प्लेट है उसकी भी डायरेक्शन कैसी होगी? उसकी भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, और इस लिथोस्फेरिक प्लेट की भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। इसकी जो ये वाली लिथोस्फेरिक प्लेट है इसकी डायरेक्शन ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए कन्वेक्शन करंट की ये ऐसे मूव कर रहा है कन्वेक्शन करंट हमारे पास, तो ये वाली प्लेट भी ऐसे मूव करेगी, एंड ये वाली प्लेट जब ऐसे मूव कर रही है तो इनको बोलते हैं हम कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। यहाँ पे एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं हम सबडक्शन। आपका प्लेट टेक्टोनिक्स, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए और देखते हैं कि अर्थ का जो लिथोस्फेयर है वो हमारे पास कितनी प्लेट्स में डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर प्लेट्स और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स, रिजेस, ट्रेंचेस एंड फॉल्स सराउंड दीज मेजर प्लेट्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड ट्रेंचेस हैं और इन मेजर प्लेट्स को सराउंड करती हैं। चलिए एक बार वो मेजर प्लेट्स देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी वो मेजर प्लेट्स हैं। पहली जो मेजर प्लेट्स है वो देखते हैं। पहली क्या है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है? सराउंडिंग ओशनिक प्लेट्स। अंटार्कटिका किसको सराउंड कर रही है? ओशन प्लेट्स को। फिर एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, ये विद वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर सेपरेटेड फ्रॉम साउथ अमेरिका प्लेट अलोंग द कैरेबियन आइलैंड प्लेट्स। ये हम आपको फिगर में भी दिखाएंगे। फिर देखते हैं हमारे पास एक है साउथ अमेरिकन प्लेट, फिर आपकी पैसिफिक, एक है आपकी इंडो ऑस्ट्रल न्यूजीलैंड प्लेट, फिर आपकी एक अफ्रीका वाली प्लेट, एक यूरेशिया वाली प्लेट है आपकी। ये 7 आपकी मेजर प्लेट्स हैं। जो आपकी साउथ अमेरिका वाली प्लेट है फ्रेंड्स, ये आपकी विद वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर है। साउथ अमेरिका वाली जो प्लेट है इसमें कुछ ओशन का भी पोर्शन है जो कि आपका वेस्टर्न अटलांटिक
फ्लोर वो भी इसमें ज्वाइंट है। फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये आपकी सेपरेट होती है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से सेपरेट होती है। अलोंग कैरिबियन आइलैंड प्लेट, ऐसी मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका का बताया था कि ये हमारे पास कौन से फ्लोर से अटैच है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पूरी कॉन्टिनेंटल प्लेट नहीं है, इसमें ओशन की प्लेट भी है, और ये हमारे पास वेस्टर्न एटलांटिक फ्लोर से अटैच्ड है। और किससे सेपरेटेड है? सेपरेटेड है साउथ अमेरिकन प्लेट से, अलोंग कैरिबियन आइलैंड। उसके बाद पैसिफिक प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रल प्लेट, और आपकी अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट देखी हमने। अब हम देख लेते हैं कुछ हमारे पास माइनर प्लेट्स भी हैं। यहाँ देखिए कुछ हमारे पास ये माइनर प्लेट्स हैं। पहली प्लेट आपकी माइनर प्लेट कोकोस प्लेट है आपकी, जो कि आपकी बिटवीन सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में आती है। दूसरी है नजका, नजका प्लेट हमारे पास बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट है। तीसरी अरेबियन प्लेट हमारे पास, मोस्टली द साउदी अरेबियन लैंडमास जो है उसको हम अरेबियन प्लेट बोलते हैं, ये हमारे पास माइनर प्लेट्स हैं। फिलीपींस प्लेट है हमारे पास एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में, इसको हम बोलते हैं फिलीपींस प्लेट। अब हमारे पास दो प्लेट और बची हैं, ये दो प्लेट है हमारे पास कैरोलिन और फूजी प्लेट। कैरोलिन जो प्लेट है हमारे पास वो किसके बीच में है? वो फिलीपींस एंड इंडियन प्लेट के बीच में है। फूजी प्लेट किसके बीच में है? फूजी प्लेट है आपका नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब एक बार इन प्लेट्स की लोकेशन भी देख लेते हैं मैप में। यहाँ देखिए ये आपका मैप है, यहाँ पे आपको सारी प्लेट्स का पता लगेगा। ये देखिए ये आपकी पहली मैंने आपको बताई थी कुछ मेजर प्लेट्स, आपकी यूरेशियन प्लेट्स है। फिर ये आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये कुछ आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करती है? यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है। इसमें ये वाला जो ओशन वाली प्लेट है ना, ये आपकी वेस्टर्न जो आपका अटलांटिक ओशन है ये भी है। और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आपकी किससे है? यहाँ देखिए ये आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट से डिवाइड होती है यहाँ पे। फिर आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट है, इसमें भी कुछ वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर आता है आपका, और ये आपकी नॉर्थ अमेरिका की प्लेट से डिवाइडेड है। फिर यहाँ देखिए आपकी पैसिफिक प्लेट है, ये आपकी ओशनिक प्लेट है, इसलिए आप इसको ओशनिक प्लेट बोला जाता है। ये देखिए इंडो ऑस्ट्रल प्लेट है, इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड आता है, ये पूरी एक प्लेट है। फिर ये देखिए अफ्रीकन प्लेट है, यहाँ पे फिर जैसे दोबारा ये यूरेशियन प्लेट आ गई। एक आपकी देखते हैं आपकी एंटार्क्टिक प्लेट भी आपकी इधर दिखती है आपकी, यहाँ नीचे देखिए आपको यहाँ दिख नहीं रही है, लेकिन ये वाली जो पोर्शन है आपका, ये वाला आपका एंटार्क्टिक प्लेट का पोर्शन है। तो चलिए और सब हम छोटी वाली प्लेट्स देखते हैं आपकी कौन कौन सी हैं। यहाँ देखिए नज़का प्लेट, ये आपकी नज़का प्लेट है, साउथ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में आना आपको बताया, तो नज़का प्लेट है। फिर आपकी देखिए कैरोलिन प्लेट है, यहाँ पे कैरोलिन प्लेट आपकी यहाँ पे आती है। फिलीपींस प्लेट आपकी यहाँ पे आती है। फिर आपकी जुआन डी फूका प्लेट है आपकी नॉर्थ अमेरिका की प्लेट के नीचे थोड़ा सा, यहाँ देखिए। फिर आपका ये आपका कोकोस प्लेट है, ये आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साइड में कोकोस प्लेट है। उसके बाद आपकी एक अरेबियन प्लेट है जो कि अरेबियन पेनिनसुला को कवर करती है। ये सारी आपकी छोटी वाली प्लेट है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हाँ, इस फिगर में एक बात और हम देख लेते हैं कि इस फिगर में कुछ हमारे पास बाउंड्रीज भी दी हुई हैं। हमारे पास डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है। ये देखिए आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आपकी दो लाइंस से शो की हुई है आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, और ये आपकी जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है आपके देखिए ऐसे कांटों के साथ कुछ दिख रहा है आपके, ऐसे शो की हुई है। तो ये आप देख रहे हैं ये आपकी जो लाइन है यहाँ पे, ये जो आपकी लाइंस दी हुई हैं, ये वाली प्लेट्स आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं, ये वाली सारी आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है। और जो आपकी डबल लाइन से दी हुई है, ये देखिए आपकी डबल लाइन पे दी हुई है, ये आपकी क्या है? ये आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है, यहाँ पे मिड ओशनिक रिज है, और यहाँ पे मिड ओशनिक रिज जहाँ पे होगी वहाँ पे आपका डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी। मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। जब मैंने आपको पहले बताया हुआ है तो यहाँ पे आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री, इससे क्या होता है? ये जो हमारे पास एटलांटिक ओशन है ये क्या है? ये हमारे पास डाइवर्ज कर रहा है, यानी कि हमारे पास अफ्रीकन प्लेट और जो हमारे पास नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक। ये एक दूसरे से क्या हो रही है? दूर जा रही है मिड ओशनिक रिज की वजह से। और ये जो हमारे पास एटलांटिक ओशन है इसका साइज हमारे पास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम पैसिफिक देखिए, ये देखिए पैसिफिक प्लेट है आपकी, ये यहाँ पे देखिए ये भी आपकी डाइवर्जेंट है। पैसिफिक प्लेट अगर आप अमेरिकन प्लेट्स या कोकोस और नज़का प्लेट से देखते हो तो ये भी क्या हो रही है आपकी? ये भी डाइवर्ज हो रही है। यहाँ पे भी आपका क्या है? मिड ओशनिक रिज है। ये देखिए यहाँ पे जो आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है, यहाँ पे आपका सब मिड ओशनिक रिज है, और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज से क्या होती है? साइड स्प्रेड होती हैं, प्लेट्स क्या होती हैं आपकी? डाइवर्ज होती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। यहाँ देखिए आपकी क्या है? कन्वर्जेंट प्लेट है। यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका कन्वर्जेंस हो रहा है, यानी कि प्लेट ऐसे जा रही है एक दूसरे के नीचे, सबडक्ट कर रही है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है। तो ये आपकी क्या है? कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है। कुछ आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे पढ़ते हैं, हमने बहुत सारा पढ़ लिया है आज। These plates have been constantly moving over the globe throughout the history of the earth। ये कहा इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट में कहा, मैकेंजी वगैरह ने कहा कि ये जो प्लेट्स है ये हमारी कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द ग्लोब, कभी रुकी नहीं है, ये हमेशा मूव कर रही हैं। इट इज नॉट दैट कॉन्टिनेंट्स, यहाँ देखिए इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, इट इज नॉट दैट कॉन्टिनेंट्स दैट मूव एज बिलीव्ड बाय वैगनर।
ये वैगनर ने, हम जब एल्फ्रेड वैगनर ने कहा था तो उसने कहा था कि जो हमारे पास कॉन्टिनेंट्स थे, पेंजिया था, पेंजिया ब्रेक हुआ आपके 2 लैंड मासेस में, और फिर वो अलग अलग लैंड मासेस में ब्रेक हुए और वहां से कॉन्टिनेंटों ने ड्रिफ्ट करे, और जो आज कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन है, जो वहां आज ड्रिफ्ट करके पहुंचे हैं, ऐसा किसने कहा था? वैगनर ने कहा था। उसने कहा था कि ओशन अपनी जगह से मूव नहीं किया, बस खाली कॉन्टिनेंट्स ही मूव करे, बट ऐसा नहीं है। इट इज नॉट द कॉन्टिनेंट दैट मूव्स एज अ बिलीव बाय वैगनर। अब आपको पता लग गया है कि जो हमारे पास लिथोस्फेरिक प्लेट मूव्स करती है, कॉन्टिनेंट मूव नहीं करता, लिथोस्फेरिक प्लेट मूव्स करती हैं। और लिथोस्फेरिक प्लेट में आपका आपने देखा जैसे कि साउथ अमेरिकन प्लेट में आपका साउथ अमेरिका यानी कि कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन भी था और आपका वेस्टर्न एटलांटिक ओशन भी आ रहा था, यानी कि अब आपका जो है ओशन प्लस कॉन्टिनेंट दोनों एक ही प्लेट में आते हैं, तो आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है, खाली कॉन्टिनेंट मूव्स नहीं करते हैं। कॉन्टिनेंट आर अ पार्ट ऑफ प्लेट, व्हाट मूव्स इज द प्लेट। कॉन्टिनेंट किसके पार्ट है? कॉन्टिनेंट उस प्लेट के पार्ट है जो मूव करता है, ओशन भी उसी प्लेट के पार्ट है जो मूव करता है। ये हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करते हैं, याद रखना। Moreover, it may be noted that all plates without exception have moved in geological past and shall continue to move in the future. इन्होंने कहा है कि जब भी हमारे पास ये अर्थ थी, जब से हमारे पास अर्थ आई है और जब से मतलब ये ओशंस, ये आपका सब मेंटल में आपके कन्वेक्शन करंट्स है, तब से जियोलॉजिकल पास्ट में ये हमारे प्लेट्स हमेशा हमारी मूव कर रही हैं विदाउट एक्सेप्शन, कभी रुकी नहीं है। फिर वैगनर हैड थॉट ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स टू हैव इनिशियली एग्जिस्टेड एज अ सुपर कॉन्टिनेंट इन फॉर्म ऑफ पेनिजिया। वैगनर ने ये हमेशा सोचा था कि पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया। पेंजिया मैंने आपको फिगर में दिखाया भी था कि एक ही लैंड मास था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसमें सारे लैंड मास आपके मिले हुए थे, ठीक है, और वो बाद में अलग अलग हुए, फिर वो ड्रिफ्ट करे। वैगनर ने ऐसा सोचा था कि कॉन्टिनेंट्स, बट बाद में जब प्लेट टेक्टोनिक्स आई और लेटर डिस्कवरीज हुई, हाउएवर लेटर डिस्कवरीज रिवील दैट कॉन्टिनेंटल मासेस रेस्टिंग ऑन द प्लेट हैव बीन वॉन्डरिंग ऑल थ्रू द जियोलॉजिकल period, and Pangea was a result of converging of these different continental masses that were parts of one or more other plates। ये बताता हूँ, लेटर डिस्कवरीज या प्लेट टेक्टोनिक्स के आने के बाद हमें पता लगा कि जो कॉन्टिनेंटल मासेस हैं, कॉन्टिनेंटल मासेस हैं आपके जो लिथोस्फेरिक की प्लेट्स के पार्ट हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स पे रेस्ट करते हैं। ये इस वजह से कॉन्टिनेंटल मास हमेशा से मूव करते रहे हैं, हैज बीन वॉन्डरिंग ऑल थ्रू द जियोलॉजिकल पीरियड, ये कभी रुके नहीं है। और जो पेंजिया बना था ना, वो पेंजिया इन्हीं की वजह से बना था जब ये हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो कॉन्टिनेंटल मासेस हैं हमारे पास कन्वर्ज कर गए थे, ये मूव करके क्या कर गए थे? कन्वर्ज कर गए थे, उस वजह से हमारा पेंजिया बना था। एंड उसके बाद जब ये पेंजिया ब्रेक हुआ था तो हमारी जो कॉन्टिनेंटल जो हमारे पास लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के साथ साथ क्या हुआ? कॉन्टिनेंट्स हमारे मूव कर गए, यानी कि ड्रिफ्ट कर गए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वैगनर ने कहा कि पेंजिया हमेशा एक था, पहले ऐसा था पेंजिया, उसके बाद वो टूटा है, ऐसा कुछ नहीं था। वो पेंजिया जो बना था वो इन प्लेट्स की कन्वर्ज होने की वजह से बना था। कॉन्टिनेंटल जो मास है, जो पार्ट है आपके लिथोस्फेरिक प्लेट्स का, उनके कॉन्टिनेंटल मासेस की कन्वर्ज होने की वजह से वो पेंजिया बना था। बाकी ये हमेशा से क्या होती रही है? ये मूव करती रही है ये प्लेट्स। Scientists using this magnetic data have determined that position held by each of these present continental landmass in the different geological period। देखिए साइंटिस्ट ने आपका जो आपका मैग्नेटिक डाटा यूज किया है, जैसे कि रॉक्स में जो मैग्नेटिक कंपोनेंट्स होते हैं हम उनको स्टडी करते हैं, उनसे हमें पता लगा है डिटरमाइन द पोजीशन हेल्ड बाय ईच ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिनेंटल लैंडमास इन द डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड। पोजीशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट मोस्टली पेनिनसुलर इंडिया इज ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ रॉक एनालाइज्ड फ्रॉम नागपुर एरिया। जो नागपुर एरिया के रॉक्स हैं, हम वहां से उन पोजीशन उनसे एनालाइज करते हैं, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, और इंडिया के जो कॉन्टिनेंट की पोजीशन का पता लगाते हैं पास्ट में। देखिए अब हम आपको कराएंगे कि बाउंड्रीज कितने टाइप की होती है। ये भी प्लेट टेक्टोनिक्स में बताया गया था कि एक पहली बाउंड्री होती है कन्वर्जेंट। यहाँ पे क्या होता है? क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है, एज द वन प्लेट इज डिवाइडेड अंडर अनदर। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे मूव कर जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको सबडक्शन जोन बोलते हैं। ये 3 तरह की कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं। किस किस प्लेट के बीच में हो सकती है? एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में हो सकती है, दूसरी बिटवीन 2 ओशनिक प्लेट्स के बीच में हो सकती है, फिर बिटवीन 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में भी ये ऐसा हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी बाउंड्रीज जो हमारे पास है वो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है। ये मैं आपको पहले भी फिगर में समझा चुका हूं, बट एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये देखिए फिगर में, ये आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री है। यहाँ पे क्या होता है? एक प्लेट आपकी ये है, एक प्लेट आपकी ये है। ये प्लेट आपके नीचे सबडक्ट कर गई है, एक प्लेट के नीचे स्लाइड कर जाती है, और दूसरी जो ये प्लेट है ना आपकी, ये प्लेट आपकी अपलिफ्ट हो जाती है, और दूसरे जो सबडक्टिंग प्लेट है वो आपकी नीचे स्लाइड कर जाती है। और होता क्या है यहाँ पे? इसको कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। यहाँ देखिए ये जो आपको फिगर दिख रही है, जो ये प्लेट है आपकी,
ऊपर उठ गई है, ये प्लेट आपकी अपलिफ्ट हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे पास जो हमारे पास आपकी माउंटेन्स बनी है, जैसे एंडीज है, रॉकीज है, आपके हिमालयाज है, ये हिमालयाज की फॉर्मेशन भी ऐसे ही हुई है। क्या हुआ, जब हमारे पास जो इंडो ऑस्ट्रल प्लेट थी, हमारे पास इंडो ऑस्ट्रल प्लेट ने क्या किया, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट ऐसे सबडक्ट कर गई किसके नीचे, यूरेशियन प्लेट के नीचे। इंडो ऑस्ट्रल प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में हमारे पास टक्कर हुई और इंडो ऑस्ट्रल प्लेट क्या करके सबडक्ट कर गई इस वाली प्लेट की तरह, और जो यूरेशियन प्लेट थी वो अपलिफ्ट हो गई इस वाली प्लेट की तरह। तो ऐसे ही हमारे पास हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई और बहुत सारे जो माउंटेन रेंजेस हैं हमारे पास, एंडीज है, रॉकीज है, वो भी ऐसे ही कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे ऐसी माउंटेन रेंजेस की फॉर्मेशन होती है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास दूसरी फिगर में आपको डाइवर्जेंट बाउंड्रीज भी दिखा रखी है। ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज देखिए, जब यहाँ पे जो कन्वेक्टिव सेल्स हैं आपके, ये इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, दो पास के कन्वेक्टिव सेल्स, ये हमारे पास कन्वेक्शन करंट्स हैं, ये कन्वेक्शन करंट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये इन प्लेट्स को भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएंगे। जब ये प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है एक दूसरे की, तो ये क्या बनती है, यहाँ पे बनती है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आता है आपके वॉल्केनिक इरप्शंस। ज्यादातर डाइवर्जेंट बाउंड्रीज अभी कहाँ मिलती है, ओशन में, क्योंकि वहाँ मिड ओशनिक क्रस्ट होती है, वहां पे वो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे ही होती हैं। यहाँ देखिए एक बार पढ़ लेते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आपकी क्या होती हैं। यहाँ देखिए, व्हेन द न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड, जहां क्रस्ट न्यू जनरेट होती है, एज द प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाती है कन्वेक्शन करंट्स की वजह से। दीज साइड्स वेयर द प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड स्प्रेडिंग साइड्स, इनको हम स्प्रेडिंग साइड्स भी कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज को। ठीक है, तो बेस्ट नोन एग्जांपल अभी तक का डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का वो मिड एटलांटिक रिज है, जो हमारे पास मैंने आपको बताया था मिड ओशियनिक रिजेस होती हैं, उसमें जो आपकी एस शेप की, मैंने आपको एक बार फिगर में दिखाई थी ना, एस शेप की एक रिज दिखाई थी एटलांटिक ओशन में, मिड ऑफ एटलांटिक ओशन, वो मिड ओशियनिक रिज को हम बोलते हैं मिड एटलांटिक रिज। और वो जहां पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, फिर दोनों तरफ लावा वो फेंकती है और ओशन फ्लोर स्प्रेड होने लगता है, उसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। तो वहां पे क्या है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे भी आपको मिड ओशियनिक रिजेस मिलती है, उसका एग्जांपल है मिड एटलांटिक रिज। एज दिस, क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन प्लेट है वो सेपरेट होती है किससे, यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट से। यहाँ पे मिड एटलांटिक रिज में अमेरिकन प्लेट सेपरेट होती है यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट से। एक बार देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अटलांटिक ओशन में देखिए, यहाँ आपको मिड एटलांटिक रिज मिलेगी। ये देखिए, ये वाली जो आपकी है मिड एटलांटिक रिज है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है मिड एटलांटिक रिज है, और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है। ये देखिए अफ्रीकन प्लेट को और यूरेशियन प्लेट को सेपरेट करा रही है किससे, आपकी अमेरिकन प्लेट से। अमेरिकन प्लेट में दो है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, तो इन दोनों को सेपरेट करा रही है। उसके बाद हम देखते हैं आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या होती है। ये देखिए यहाँ पे, जहाँ पे क्रस्ट ना तो प्रोड्यूस होती है ना डिस्ट्रॉय होती है आपकी, एज द प्लेट स्लाइड हॉरिजॉन्टली, ये प्लेट्स आपकी ना तो डाइवर्ज होती है ना कन्वर्ज होती है, प्लेट्स बस हॉरिजॉन्टली स्लाइड करती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आर द प्लेन्स ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशियनिक रिजेस। ये आपके ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स जो होते हैं आपके प्लेन ऑफ सेपरेशन होते हैं और परपेंडिकुलर टू द मिड ओशियनिक रिजेस होते हैं। एज द इरप्शन डू नॉट टेक प्लेस, यहाँ पे इरप्शन नहीं होता है ऑल अलोंग द एंटायर क्रस्ट एट द सेम टाइम, देयर इज डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ पोर्शन ऑफ प्लेट अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द अर्थ। इस वजह से यहाँ पे डिफरेंशियल मूवमेंट होती है ऑफ अ पोर्शन ऑफ द प्लेट अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द अर्थ। ऑल्सो द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो रोटेशन होता है अर्थ का, हैज इट इफेक्ट्स ऑन द सेपरेटेड ब्लॉक ऑफ द प्लेट पोर्शंस। रोटेशन का भी इफेक्ट होता है जो इसमें ब्लॉक सेपरेट होते हैं इस ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की वजह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, और इस ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है, ये ना तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ना एक दूसरे से ऊपर नीचे जाती है, ना एक दूसरे में टकराती है, ना दूर जाती हैं, बस ये थोड़ी सी यहाँ पे जोन ऑफ शेयरिंग है। ये पैरेलल मूव करती है, यानी कि एक अगर ऐसे मूव करेगा तो दूसरा आपका क्या है, दूसरी डायरेक्शन में। ये आपको जो दो येलो एरोज दिख रही हैं, ये दोनों ऐसे मूव करती हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये जब एक दूसरे से टकराते हुए पैरेलली निकलती हैं, थोड़ी बहुत शेयरिंग होती है, और इस शेयरिंग को हम यहाँ पे, इस शेयरिंग की वजह से अर्थक्वेक्स आ जाते हैं थोड़े बहुत, इसको बोलते हैं हम आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। उसके बाद देखते हैं एक और नया टॉपिक है हमारे पास, ये है रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, कि ये रेट ऑफ जो रेट होता है प्लेट मूवमेंट का, कितने रेट से मूव कर रही है वो कैसे पता लगता है। तो उसमें हम स्ट्रिप्स यूज करते हैं नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड की, दैट पैरेलल्स द मिड ओशियनिक रिजेस। वो जो स्ट्रिप्स होते हैं हमारे पास नॉर्मल और रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड की, उनको पैरेलल रखते हैं मिड ओशियनिक रिज के, तो वो हेल्प करता है साइंटिस्ट को डिटरमाइन करने में रेट ऑफ दीज मूवमेंट। इन प्लेट्स की मूवमेंट का रेट हेल्प करता है उसमें निकालने में। जो आर्कटिक रिज है हमारे पास, जिसका स्लोएस्ट रेट है लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। ईस्ट पैसिफिक रिज है उसका फास्टेस्ट रेट है हमारे पास मोर देन 15 सेंटीमीटर पर ईयर, ये 15 सेंटीमीटर पर ईयर मूव कर जाती है। यहाँ देख लेते हैं एक और नया टॉपिक है, फोर्स ऑफ द प्लेट मूवमेंट, की जो मूवमेंट हो रही है प्लेट की हमारे पास, उसके बिहाइंड कौन सी फोर्स है। जब हमारे पास वैगनर प्रपोजेस थ्योरी ऑन कॉन्टिनेंटल रिफ्ट,
मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव द अर्थ वाज अ सॉलिड मोशनलेस बॉडी। जब उन्होंने बताया था, वैगनर ने बताया था कि अर्थ एक टाइम पे पेंजिया थी, सारा लैंड मास एक था और वो बाद में डिवाइड हुआ है लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में, और बाद में सेपरेट हो गया। आज जो प्रेजेंट कंडीशन है, ड्रिफ्ट हो गए, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो गए, खाली कॉन्टिनेंट ही मूव किए, ओशन कुछ मूव नहीं किया है, ऐसे ड्रिफ्ट हो गया। आज की जो प्रेजेंट कंडीशन है वैसे बन गया है। तो सब साइंटिस्ट ने मान लिया था कि अर्थ कोई सॉलिड बॉडी है, मोशनलेस बॉडी है, कि अर्थ हमारा मूव नहीं करती है। बट जो आज हमें कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग से पता लगा एंड यूनिफाइड थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स हैज एम्फसाइज्ड बोथ ऑन द सरफेस एंड द अर्थ के इंटीरियर पे, कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो स्टैटिक नहीं है, मोशनलेस नहीं है, बल्कि डायनामिक है। क्योंकि आप हमारी मेंटल को देखते हो, मेंटल के अंदर जो एस्थेनोस्फेयर है वो आपका मोबाइल है, वहां मोल्टन मैग्मा आपका मूव करता रहता है। किसकी वजह से मूव करता है? जो हीट जनरेट होती है, उस हीट जनरेट होने की वजह से आपके कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं, और उन कन्वेक्शन करंट्स की डायरेक्शन की वजह से ही आपकी प्लेट कन्वर्ज करती है। लिथोस्फेयर जो आपका होता है, लिथोस्फेयर वो मूव करता है। ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल भी लिथोस्फेयर प्लेट के ही पार्ट्स हैं, लिथोस्फेयर प्लेट के पार्ट्स हैं। तो वो हमारे पास अर्थ का जो इंटीरियर है, अब हमें जाके पता लगा अर्थ का इंटीरियर भी डायनामिक है, और अर्थ हमारी मोशनलेस नहीं है, और अर्थ हमारी पूरी सॉलिड भी नहीं है। द फैक्ट दैट द प्लेट मूव इज नाउ अ वेल एक्सेप्टेड फैक्ट। सब मानते हैं आपकी प्लेट मूव करती है। मोबाइल रॉक बीनीथ द रिजिड प्लेट इज बिलीव टू बी मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर। और मैंने आपको दिखाया था, जो हमारे आपके कन्वेक्शन करंट्स होते हैं वो आपके सर्कुलर मैनर में मूव करते हैं, और वही आपको प्लेट्स के मूव कराते हैं। जिस डायरेक्शन वो सर्कुलर मैनर में मूव करते हैं, उसी डायरेक्शन में प्लेट आपकी मूव करती है। द हीटेड मटेरियल राइजेस टू द सर्फेस, स्प्रेड्स एंड बिगिंस टू कूल एंड देन सिंक्स बैक इनटू द डीपर डेप्थ। और इसे बताया गया जो हमारे पास मोबाइल रॉक है, यानी कि एस्थेनोस्फेयर से जो हमारे पास मैग्मा आता है, वो मैग्मा हमारे पास क्या करता है? वो हमारे पास मैग्मा मूव करता है सरफेस की तरफ, और सरफेस की तरफ आ जाता है, स्प्रेड करता है, कूल होता है, रॉक्स बन जाते हैं। फिर वही रॉक्स जो अर्थ की क्रस्ट पे होते हैं, जब वो प्लेट हमारे पास कन्वर्जिंग प्लेट्स होती हैं, प्लेट सबडक्ट कर रही होती हैं, तो वही रॉक्स जो मैग्मा से बने होते हैं वो भी सबडक्ट कर जाते हैं, और दोबारा उसी एस्थेनोस्फेयर में जाके मिल जाते हैं, फिर दोबारा मैग्मा बन जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास साइकिल रिपीट होती रहती है। ये भी मैंने आपको फिगर में समझाया, साइकिल रिपीट होती रहती है ओवर एंड ओवर एंड जनरेट व्हाट अ साइंटिस्ट कॉल कन्वेक्शनल सेल या फिर कन्वेक्टिव फ्लो। उनको हम कन्वेक्शन सेल कहते हैं। जो मैंने आपको कन्वेक्टिव करंट दिखाए थे ना, ऐसे सर्कुलर मोशन में, और वो मूव कर रहे थे, कुछ ऐसे मूव कर रहे थे, और कुछ आपके जो सेल्स थे वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। और जब ये दो सेल्स आपको मिल जाते हैं, एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वहां क्या होगा? वहां आपको डाइवर्जिंग प्लेट्स मिलती हैं। और जब दोनों सेल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वहां कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है, और वो जो सबडक्शन वाली प्लेट होती है वो मैग्मा में जाती है, नीचे एस्थेनोस्फेयर में जाती है, फिर मेल्ट हो जाती है, दोबारा मैग्मा बन जाती है, और फिर दोबारा उसी से क्या बनता है? कन्वेक्शन सेल्स बनते हैं, और दोबारा कन्वेक्टिव फ्लो होता है, कन्वेक्शन करंट बनते हैं, जो कि सर्कुलर टाइप के होते हैं, आपके पूरी मेंटल में पाए जाते हैं। उसी की वजह से हमारे पास प्लेट की मूवमेंट्स होती है। हीट विद इन द अर्थ कम्स फ्रॉम द टू मेन सोर्सेज। ये भी हमने पढ़ा है। रेडियो एक्टिव डिके, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उसकी डिके से आती है, और जो एक अर्थ में पहले से ही हीट है, इनर हीट है अर्थ की, उसे रेजिडुअल हीट बोलते हैं, उसकी वजह से भी आती है। फिर उसके बाद आर्थर होम्स ने पहले क्या कंसिडर किया? आर्थर होम्स कंसिडर फर्स्ट, आर्थर होम्स ने ये आइडिया हमें 1930 में दिया था, विच लेटर इन्फ्लुएंस हेनरी हैज थिंकिंग अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड द स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट सॉफ्टन्ड मेटल दैट लाइज बिलो द रिजिड प्लेट्स। यानी जो लिथोस्फेयर के नीचे जो एस्थेनोस्फेयर होता है वो आपका मोबाइल मीडियम होता है, मेल्ट होता है आपका, वहां पे मैग्मा होता है, और जो उसकी स्लो मूवमेंट होती है हॉट एंड सॉफ्टन्ड मेटल की, दैट लाइज बिलो द रिजिड प्लेट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द प्लेट। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो आपका एस्थेनोस्फेयर है, जो आपकी मेंटल है लिथोस्फेयर के नीचे, वो आपका मोबाइल मीडियम होता है फ्रेंड्स, और उस मोबाइल मीडियम में कन्वेक्शन करंट्स बन जाते हैं ड्यू टू हीट, रेजिडुअल हीट, एंड आपको जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हीट प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से थर्मल डिफरेंसेस होते हैं। उन थर्मल डिफरेंसेस की वजह से आपके कन्वेक्शन करंट बनते हैं जो आपके सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करते हैं, और वही कन्वेक्शन करंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके प्लेट मूवमेंट के पीछे। यही सब यहां बताया गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक कि मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, की इंडियन प्लेट की मूवमेंट हमारे पास कैसे होती है। तो चलिए अब ये भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है? इंडिया हमारे पास कोई बहुत बड़ा वास्ट आइलैंड है। पहले ये हमारे पास बहुत बड़ा वास्ट आइलैंड था, सिचुएटेड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। जहां हमारे पास अब, जहां ऑस्ट्रेलिया थी ना पहले, ये ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे सिचुएटेड था इन अ वास्ट ओशन। जो पेंजिया और पेंथलासा मैंने दिखाया अपना पेंजिया में, जब पेंजिया था हमारे पास तो इंडिया कहां पे सिचुएटेड था? एक लार्ज आइलैंड ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे सिचुएटेड था। और जो 33 सी था सेपरेटेड इट फ्रॉम द एशियन कॉन्टिनेंट, और इंडिया को 33 सी, ये इंडो ऑस्ट्रेल प्लेट जो थी हमारे पास, इसको 33 सी सेपरेट करता था बाय एशिया और इंडो ऑस्ट्रेल प्लेट के बीच में 33 सी था, वो इन्हें सेपरेट करता था। कॉन्टिनेंट टिल अबाउट 2 to 5 मिलियन ईयर्स अगो। ये ऐसा कब तक था? 2 to 5 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा था। इंडिया इज सपोज्ड
टू हैव स्टार्टेड हर जर्नी नॉर्थवर्ड्स अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो। 200 मिलियन ईयर्स साल पहले ये इंडिया ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, जब हमारे पास पेंजिया ब्रोक हुआ। इंडिया कोलाइडेड विद एशिया, इंडिया ने एशिया से कोलाइड किया अबाउट 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो, कॉजिंग रैपिड अपलिफ्ट ऑफ द हिमालयाज। यहाँ देखिए, ये मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ। यहाँ पे जब इंडिया आया आपका, यहाँ पे देखिए इस वाले पोर्शन में 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया की जो इंडो ऑस्ट्रल प्लेट थी वो टकराई किससे? यूरेशियन प्लेट से। और हुआ क्या कि ये आपकी यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, और ये आपकी इंडो ऑस्ट्रल प्लेट है। जब ये इंडो ऑस्ट्रल प्लेट इससे टकराई तो इंडो ऑस्ट्रल प्लेट आपकी नीचे चली गई, और जो आपकी यूरेशियन प्लेट है ना, ये यूरेशियन प्लेट आपकी अपलिफ्ट हो गई, और यहाँ पे आपके क्या बना दिए? ये आपके बन गए आपकी माउंटेन्स हिमालयाज। और जो इन दोनों के बीच में 33 सी था ना, वो 33 सी सेडिमेंट से फिल हो गया। सेडिमेंट से जब 33 सी फिल हुआ, जो सेडिमेंट्स थे उस 33 सी में वो आपके हिमालयाज में आ गए। वो जो सेडिमेंट्स थे 33 सी में, जब ये दोनों प्लेट आपकी इंडो ऑस्ट्रल प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपकी कोलाइड की, तो 33 सी में जो सेडिमेंट्स प्रेजेंट थे वो आपके राइज कर गए एज हिमालयाज। उन्हीं सेडिमेंट्स से आपका हिमालय बना। इसी वजह से हिमालयाज में आपके फॉसल्स भी मिलते हैं। और हमारी जो इंडो ऑस्ट्रल प्लेट थी वो सबडक्ट कर गई, और यूरेशियन प्लेट आपकी अपलिफ्ट हो गई, एंड जो सेडिमेंट्स थे 33 सी में उससे आपके हिमालयाज बन गए, और कुछ यूरेशियन प्लेट आपकी अपलिफ्ट हुई तो आपके हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई। यहाँ पे देखिए, और जो आपको इंडिया की पोजीशन दिख रही है 71 मिलियन ईयर्स till the present are shown in figure 0.66. It also shows the position of the Indian subcontinent and the Eurasian plate about 140 million years before, 140 मिलियन साल पहले, एज द प्रेजेंट जो सब कॉन्टिनेंट लोकेटेड था ना हमारा इंडिया का, वो सदर्न हेमिस्फीयर में था। अभी तो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में पूरा इंडिया, लेकिन 140 मिलियन ईयर्स बिफोर ये कहाँ था हमारे पास? 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे था, सदर्न हेमिस्फीयर में। दीज द टू मेजर प्लेट्स वर सेपरेटेड बाय द 33 सी, एंड द तिब्बतन ब्लॉक वाज क्लोजर टू द एशियाटिक लैंडमास के क्लोजर था। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट towards the Eurasian plate, a major event that occurred was the outpouring of lava and the formation of Deccan Traps. जो आपके डेक्कन ट्रैप्स है ना, पूरा आपका जो महाराष्ट्र प्लेटू है, महाराष्ट्र स्टेट देखा है आपने इंडिया के फिजिकल के मैप में, वो जो पूरा आपका महाराष्ट्र प्लेटू उसको डेक्कन ट्रैप्स कहा जाता है। और वो कैसे बने थे? जब ये हमारे पास जो इंडिया है इसकी जो जर्नी हो रही थी टूवर्ड्स 60 मिलियन ईयर्स अगो, यहाँ देखिए जब यहाँ 55-60 मिलियन ईयर्स अगो जब इंडिया मूव कर रहा था यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो क्या हुआ आपका? नीचे से लावा आउटपोर हुआ। आपको कोई हॉटस्पॉट होगा जो इसके साथ साथ चल रहा था, तो वहां से क्या लावा आउटपोर होता गया, और उसकी वजह से आपके महाराष्ट्र प्लेटू में पूरे डेक्कन ट्रैप्स बन गए। और वो जो डेक्कन ट्रैप्स बने वो आपके 60 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुए थे, और वो काफी टाइम तक चले ऐसे। नोट दैट सब कॉन्टिनेंट वॉज स्टिल क्लोजर टू द इक्वेटर। तब ये जो सब कॉन्टिनेंट था 55 या 60 मिलियन ईयर्स अगो वो इक्वेटर के क्लोज था, जब हमारे पास डेक्कन ट्रैप बनना स्टार्ट हुए। फ्रॉम 40 मिलियन year ago and thereafter the event of formation of Himalayas took place. 40 million year ago हिमालयाज बने, वो मैंने आपको बताया कैसे बने। साइंटिस्ट बिलीव दैट द प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यूइंग। साइंटिस्ट सोचते हैं कि जो अभी भी इंडो ऑस्ट्रल प्लेट है इसका सबडक्शन हो रहा है, किसके नीचे? यूरेशियन प्लेट के नीचे, और हिमालयाज की हाइट जो है इसी वजह से वो अब भी बढ़ रही है। ये अब भी प्लेट हमारे पास मूव कर रही है यूरेशियन प्लेट के नीचे, जो इंडो ऑस्ट्रल प्लेट है। देखिए अब इंडिया की हम अभी जो लोकेशन है इंडिया की वो देख लेते हैं हमारे पास। द सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन मैंने आपको बताया ना, अलोंग द हिमालयाज फॉर्म द नदर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंट बाउंड्री हुई हमारे पास यूरेशियन प्लेट के बीच में और इंडो ऑस्ट्रल प्लेट के बीच में। क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल कन्वर्ज हुआ तो वहां पे क्या बना? सबडक्शन जोन बना। सबडक्शन जोन कौन सी प्लेट सबडक्ट हुई? जो इंडो ऑस्ट्रल प्लेट है वो सबडक्ट हो गई किसके नीचे? यूरेशियन प्लेट के नीचे, और वो कन्वर्ज हुई। इसी वजह से उसको कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस बोलते हैं, और सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालयाज। उसी सबडक्शन की वजह से जो आपके 33 सी में जो सेडिमेंट्स थे, ऐसा माना जाता है वो सारे सेडिमेंट्स जब दोनों प्लेट टकराई तो 33 सी हमारे पास बिल्कुल श्रिंक हो गया, और उसके जो सेडिमेंट्स थे वो हिमालयाज की फॉर्म में ऊपर राइज कर गए। और जो आपकी अपलिफ्ट हुई थी, जो आपकी यूरेशियन प्लेट थी, उसके नीचे इंडो ऑस्ट्रल प्लेट आई, तो यूरेशियन प्लेट भी आपकी अपलिफ्ट हो गई और हिमालयाज को और राइज दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ? ये जो आपके कॉन्टिनेंट है ईस्ट में जो आपका कॉन्टिनेंट है एक्सटेंड थ्रू रनकिन-योमा माउंटेन्स। यहाँ पे जो ईस्ट है ना आपका, यहाँ पे कौन सी है? रनकिन-योमा माउंटेन्स है म्यांमार की टूवर्ड्स द आइलैंड आर्क अलोंग द जावा ट्रेंड। और ये आपकी जो आपकी रनकिन-योमा माउंटेन्स है आपकी ऐसे ऐसे क्या करती हैं? ऐसे एक्सटेंड करती हैं। फिर जो ईस्टर्न मार्जिन है इज द स्प्रेडिंग साइट लाइज टू द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ ओशनिक रीजन साउथ वेस्ट पैसिफिक। द वेस्टर्न मार्जिन फॉलोज किरथार माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान। इट फर्दर एक्सटेंड अलोंग द मरकाना कोस्ट। अब जो आपके वेस्टर्न मार्जिन है यहाँ पे, ये किरथार रेंजेस है, यहाँ पे ऐसे किरथार रेंजेस आपकी पाकिस्तान की, और ये किरथार रेंजेस नीचे तक आती हैं आपकी कहाँ तक? मरकाना कोस्ट तक। एंड जॉइंस द स्प्रेडिंग साइट फ्रॉम द रेड सी ड्रिफ्ट साउथ ईस्टवर्ड्स अलोंग द चाओस आर्चिपेलागो। अगर हम यहाँ पे और नीचे आए तो वहाँ पे आपके ज्वाइन करती हैं स्प्रेडिंग साइट को अलोंग द
छाओज आर्चीपेलागो। और फिर उसके बाद क्या होता है, अंटार्कटिक प्लेट इज ऑल्सो मार्क्ड बाय ओशनिक रिज। अंटार्कटिक प्लेट में ओशनिक रिज है जहां पे डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है, रनिंग रफली इनटू वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन एंड मर्जिंग इनटू स्प्रेडिंग साइड लिटिल साउथ ऑफ द न्यूजीलैंड। चलिए आज का ये चैप्टर हमारे यहाँ पे खत्म होता है, बट मैं आपको एक दो फिगर्स और दिखा देता हूँ जो मेरे से एक फिगर मेरे से मिस हो गई है। बट ये देखिए फ्रेंड, अब इस फिगर में देखिए, जब उन्होंने बताया था कि जब इंडिया की जर्नी हुई नॉर्थवर्ड, पहले इंडिया कहाँ था, इंडिया की जो लोकेशन थी ना इस टाइम पे देखिए, ये आपके 50 डिग्री, ये इंडिया है, ये वाला हमारे पास इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, और इसकी जो लोकेशन होगी ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो हमारे पास लोकेशन होगी वो अराउंड 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे थी सदर्न हेमिस्फीयर में। ये आपका देखिए, ये वाला आपका ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे भी बताया था जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो आपके ऑफ कोस्ट पे है ऑस्ट्रेलिया। और जब इनकी यहाँ पे जो जर्नी हुई, यहाँ पे आप जर्नी देख पा रहे होंगे, जब जर्नी हुई तो ये कैसे, ये इससे अलग हुआ, फिर ये इंडिया कॉन्टिनेंट ऐसे आता रहा, और जब यहाँ पे देखिए इसका लास्ट में आपके क्रिटिशियस वाले पीरियड में इंडियन कॉन्टिनेंट यहाँ पे आ गया है, और जब इक्वेटर के पास आया 55-60 मिलियन ईयर्स के अराउंड, तो यहाँ पे लावा का आउटपोर स्टार्ट हो गया हॉटस्पॉट से, और डेकन ट्रैप्स बने, और वो काफी टाइम तक चलता रहा। उसके बाद देखिए अब ये फाइनली यहाँ आ गया, और यहाँ पे जो आपके डॉट 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 दिख रहे हैं ना इंडिया और एशिया के बीच में, ये आप क्या है इसका, ये कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है, सबडक्शन जोन है, यानी कि जो इंडियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट के नीचे यानी कि एशियन प्लेट के नीचे चली गई, तो सबडक्ट कर गई इंडियन प्लेट इसके नीचे, और इसी वजह से यहाँ पे हिमालयाज राइज हुए, क्योंकि आपकी जो एशियन प्लेट थी वो ऊपर आ गई और अपलिफ्ट हो गई, और हिमालयाज की अपलिफ्टमेंट हुई। ये इंडियन प्लेट अभी भी इसके अंदर जा रही है, एशियन प्लेट के नीचे जा रही है, सबडक्ट हो रही है, और एशियन प्लेट अभी भी राइज कर रही है, तो इस वजह से हिमालयाज की हाइट जो है वो भी राइज कर रही है। हाय फ्रेंड्स, आपको याद है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एविडेंसेस दिए थे आपके अल्फ्रेड वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के, उसमें कुछ फॉसल्स वाले एविडेंस दिए थे, तो उसकी एक पिक्चर है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये हुआ क्या था कि ये देखिए, ये आपका यहाँ पे मीसोसॉरस है। मीसोसॉरस मैंने आपको बताया था ये एक्सटेंड कर गया था, ये जब हमारे पास पेंजिया ज्वाइंट होगा पूरा, या फिर जब ये गोंडवाना लैंड पूरा हमारे पास ज्वाइन होगा, तो क्या हुआ है हमारे पास, ये मीसोसॉरस कहाँ मिलता है आपको, यहाँ मिलता है साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में। अभी तो ये अलग अलग हुए पड़े, लेकिन जब ये ज्वाइन हुए तो ये यहाँ पे कहीं पाया जाता होगा, उसके बाद एक्सटेंट हो गया, तो अब ये अलग अलग हो गए साउथ अमेरिका और अफ्रीका आपको ये अब इसके स्केलेटन्स अब यहाँ पे कुछ टाइम पहले मिले थे, ये देख पा रहे हैं आपके। और यहाँ पे ये देखिए फॉसल्स, एक साइथोगैथस है आपका, ग्नेथस है आपका, साइहोग्नेथस है, ये भी आपका कोई रेप्टाइल है, इसके फॉसल्स भी आपको साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिले हैं। उसके बाद ये देखिए, ये आपका लाइस्टोसॉरस है, इसके कहाँ पे मिले हैं आपके, इसके भी आपको जो आपके वो मिले हैं फॉसल एविडेंस मिले हैं, वो आपके अफ्रीका में, मेडागास्कर में, इंडिया एंड एंटार्क्टिका में मिले हैं, जब ये एक थे। ये मिले कब है एविडेंसेस आपको, फॉसल के एविडेंसेस कब मिले हैं, अब प्रेजेंट सिचुएशन में मिले, जब हमारे पास सारे अलग अलग हो चुके हैं। तो इससे वैगनर बताना चाह रहा है कि ये जब सारे लैंड मासेस एक होंगे तो तब ये स्पीशीज यहाँ पे मिलती होगी, और जब ये अलग अलग हो गए हैं तो इनके स्केलेटन अब यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पे देखिए कि आपका फॉसल है, कोई भी फर्न है, आपका छोटा सा प्लांट है, ये ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पे हर जगह मिला है। ये आपको प्रेजेंट सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया में मिला है, अंटार्कटिका में, इंडिया में, मेडागास्कर, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में मिला है। लेकिन जब ये एक होंगे तो ये यहाँ पे ऐसी कोई बेल्ट होगी जहाँ पे स्पीशीज पाई जाती होगी, अब अलग अलग हो गए हैं तो आपको ये अलग अलग मिल रहे हैं। तो वैगनर इससे प्रूव करना चाह रहा है कि ये जो फॉसल्स हैं आपके, ये पहले एक ही पार्ट था, पेंजिया था, जो कि अब अलग अलग हो गया है। चलिए आज का लेक्चर हमारा यहीं फिनिश होता है फ्रेंड्स, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, सारी थ्योरीज आपको समझ आया होंगी। वैगनर ने आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दी, उसके बाद आपकी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आई, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के बाद आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई, उसके बाद आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स आई, और हमें पता लग गया कि जो वैगनर ने कहा था कि हमारा एक पेंजिया था, उस पेंजिया से हमारा स्टार्ट हुआ ब्रेक होना, और वो उसके हिसाब से साइंटिस्ट ने सोच लिया था कि अर्थ हमारे पास क्या है, मोशनलेस है और सॉलिड है पूरी। बट जब हमारे पास सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक्स आई और कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आई, तो हमें पता लगा कि जो हमारे पास अर्थ है वो सॉलिड नहीं है, उसमें एक लिक्विड लेयर भी है जो कि आपका मेंटल है। और मेंटल में क्या होता है, आपका बहुत सारी हीट की वजह से आपके कन्वेक्टिव जो करंट्स होते हैं, कन्वेक्टिव फ्लो होता है, कन्वेक्शन करंट्स जनरेट होते हैं जो कि सर्कुलरली फ्लो करते हैं। सर्कुलरली फ्लो करने के बाद वो जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं कन्वेक्शन करंट्स, उस डायरेक्शन में जो आपकी लिथोस्फीयर प्लेट है वो मूव करती है। वैगनर ने कहा था कि कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं, लेकिन बाद में और थ्योरीज के आने के बाद हमें पता लगा कि खाली कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं करते हैं, बाकी पूरा लिथोस्फीयर मूव करता है, क्योंकि वो लिथोस्फीयर एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर टिका हुआ है, और एस्ट्रोनोस्फीयर में आपका मैग्मा है, लिक्विड है, मोबाइल मीडियम है, और कन्वेक्टिव करंट्स उसको फ्लो कराते हैं। तो वैगनर
वैगनर की खामियां थी वो हमें पता लग गई। वैगनर ने कहा था पोल फ्लिंग फोर्स और टाइडल फ्लिंग फोर्स ने कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट कराया, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। कॉन्टिनेंट्स खाली कॉन्टिनेंट्स ही ड्रिफ्ट नहीं हुए हैं, बल्कि पूरा आपका लिथोस्फेरिक प्लेट ड्रिफ्ट हुई है। वैगनर ने जो कहा था कि वो पेंजिया, पूरा पेंजिया पहले जुड़ा हुआ था, नहीं, वो जुड़ा कैसे, वो कन्वर्ज हुआ था। ये आपकी जो प्लेट्स है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, ये आपकी हमेशा चलती रहती है, मूव करती रहती है कन्वेक्टिव करंट की वजह से, एस्थेनोस्फेयर की वजह से। एस्थेनोस्फेयर के ऊपर ये मूव करती रहती है, हमेशा डाइवर्ज होती रहती है, कन्वर्ज होती रहती है। तो जो पेंजिया बना होगा, तो ये हमारे पास जितनी भी सारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, कॉन्टिनेंटल जो मास है हमारे पास, वो पूरा कन्वर्ज हो गया होगा। किसकी वजह से? तो मेंटल में कन्वेक्टिव फ्लो होता है, उसकी वजह से पूरा कन्वर्ज हो गया होगा और फिर पेंजिया बना होगा। उससे पेंजिया बनने से पहले भी ये सारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव कर रही थी, और पेंजिया बनने के बाद भी ये सारी प्लेट्स ड्रिफ्ट करी हैं, मूव करी हैं, और जो आज प्रेजेंट सिचुएशन है, आज भी ये प्लेट्स हमारी मूव कर रही हैं, आप देखते हैं। तो चलिए, आई होप करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, और फोर्सेस आपको पता लग गई हैं कि वो पोलर फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स नहीं है, वो ये सब चीज़ें हैं। और इस लेक्चर में अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें और एनकरेज कीजिए। मैंने देखो ये लेक्चर आपको बहुत आराम से पढ़ा है, इसी वजह से 1.5 घंटे का लेक्चर बन गया है। बहुत आराम से पढ़ा है, बार बार एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है, बहुत सारी फिगर्स से आपको दिखाया, ताकि इस लेक्चर आपका इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी थ्योरीज हैं कि अर्थ में हमारे कॉन्टिनेंट्स और ये ओशंस कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुए, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और बहुत सारे जो ट्रेंचेस थे आपके, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स थे, एबाइसल प्लेन्स थे, वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। तो चलिए, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, एंड थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, बाय स्टूडेंट्स।